हमारे साथ जो मौजूद हैं उनका नाम है हरीश भाटिया। Pornography is a rampant. Adult content is a rampant in the social media. So masturbation takes hardly 10 to 15, maximum 20 seconds. स्लीप डाइवोर्स है ना। हाँ, sleep divorce. एंड वहीं पर जो कुछ कपल्स हैं दे स्लीप ऑन वीडियो कॉल टुगेदर। Sex जो है ना, it is just a hardly maybe 5 minutes, 5, 7 minutes, 10 minute maximum process. अच्छा, आजकल की मतलब यंग जनरेशन ना दे एक्सपेरिमेंट विद द सेक्सुअल सप्लीमेंट्स ऑल्सो कि भाई ये खा ले ट्राई कर लेते हैं, वो खा ले ट्राई कर लेते हैं। आपको पता है लोग ना ब्रीदिंग टैडीज यूज कर रहे हैं। अगर फार्मेसी अगर हिंदुस्तान नहीं देगा ना तो वर्ल्ड बीमार हो जाए। डायबिटीज रिवर्सिबल है क्या? अच्छा, लहसुन, आपको पता है लहसुन की गोलियां आती है मार्केट में। ब्रेस्ट कैंसर का केसेस काफी इंक्रीज हो रहा है पहले से। क्योंकि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इंक्रीज द रिस्क ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर इन द फीमेल। 3 तरह की स्मोकिंग है। नया वर्जन है कोविड का, इसका ज़्यादा इम्पैक्ट किस एज ग्रुप पे और किस मतलब बच्चों में फर्क पड़ेगा, बूढ़ों में फर्क पड़ेगा, ऐसा कुछ? सर्वाइकल कैंसर का मतलब है कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। बच्चों के जो वैक्सीनेशन होते हैं उसमें क्या कुछ चेंजेस आए हैं इन द रिसेंट टाइमिंग्स, या और क्या ऐड होना चाहिए वैक्सीनेशन में? आप 15 मिनट में तो 15 मरीज देख लूंगा, 20,000 रुपये अंदर कर लूंगा। घर में कभी कोई बीमार हुआ, खांसी हुई, बॉडी पेन हुआ, तो कहते हैं पैरासीटामोल ले ले, ठीक हो जाएगा। तो हाउ डू यू टेक दैट पर्टिकुलर मेडिसिन? मतलब पैरासीटामोल को कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए? केमिस्ट आपको स्टेरॉइड्स दे रहा है, एंटीबायोटिक्स दे रहा है, पेन किलर दे रहा है, वो दे रहा है, कुछ नहीं पता। टेम्सुलोसिन जो सॉल्ट है वो क्या करता है, आपकी यूरिन अगर रुक रहा है तो उसको यूरिन के फ्लो को बढ़ा देता है। अच्छा, जैसे वे प्रोटीन्स दे देते हैं, इज इट सेफ? इससे बढ़िया होता, मतलब वो लिटरली उसने चूरन का डब्बा मुझे पकड़ा दिया। 1 रुपए की कॉस्टिंग है और आपको वो दे रहा है 10 पैसे में। मेरे को मरीज पता क्या बोलता है, डॉक्टर साहब कैंसर से मरूंगा, वहां जाके नहीं मरूंगा। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ बिज़ बैरागी, जहां हम आपको उन लोगों से मिलवाते हैं जिनके काम से एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इन द सोसाइटी एंड टू अ लेवल उन चीज़ों पे जिन पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आज के इस एपिसोड में हम जो कवर करने वाले हैं वो है तो बहुत इम्पोर्टेंट, लेकिन प्रायोरिटी नहीं है किसी की, दैट इज़ हेल्थ। और इसमें टू बी स्पेसिफिक हम जो कवर करेंगे वो सांस और नींद और बेसिक लाइफस्टाइल्स को कवर करेंगे। और इसमें हमारी हेल्प करने के लिए आज हमारे साथ जो मौजूद हैं उनका नाम है हरीश भाटिया, और बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, रेस्पिरेटरी एंड स्लीप डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे टाइम देने के लिए, थैंक यू हमारे ऑडियंस के लिए। तो सर, शुरू करते हैं आज की ना ये पॉडकास्ट, जिसमें कुछ कहते हैं ना उसे इनसाइट्स आपसे चाहिए होंगे हमें। थैंक यू। जो बहुत बहुत यूजफुल होगा हमारे ऑडियंस के लिए। थैंक यू। सर, टू स्टार्ट विद, आज ना डॉक्टर से शुरू करते हैं। जैसे आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर्स का लाइफ स्टाइल ना बहुत हेक्टिक रहता है, शेड्यूल बहुत वो रहता है, तो उसमें स्ट्रेस भी बहुत रहता होगा ऑब्वियसली, और शेड्यूल का कुछ पता नहीं होता कब क्या इमरजेंसी आ जाए। तो इन दैट केस आप मैनेज कैसे करते थे लाइफ को? देखो, मैनेज करने के लिए बड़ा सिंपल है कि कुछ लोग जो कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आई थिंक उनकी टाइम मैनेजमेंट बहुत पुअर होती है। तो सबसे पहले हालांकि डॉक्टर की जो प्रोफेशन के अंदर आपको कुछ इमरजेंसीज आ सकती हैं विच प्रॉबेबली यू मे नॉट बी अवेयर ऑफ, बट मोर ओवर इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड थिंग जिसके अंदर आपको टाइमली सोना, खाने पीने का थोड़ा सा शेड्यूल इधर उधर हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट आई वुड मतलब आई जस्ट ट्राई टू स्टिक टू दिस शेड्यूल। जैसे नॉर्मली अराउंड 6-6:30 आपको उठना, उसके बाद थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना, अपने शरीर के लिए आपको टाइम देना, क्योंकि जब आपका शरीर स्वस्थ है तभी आप किसी और को स्वस्थ मतलब कर पाओगे। जैसे एक बोलते हैं ना कि आपको वही टीच करना चाहिए जो आप प्रीच कर रहे हो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप, क्योंकि यू आर ए रोल मॉडल फॉर द सोसाइटी। जब आपके पास लोग आते हैं, अगर आप इस तरह से आप दिखेंगे, इस तरह से अपने आप को मेंटेन नहीं करेंगे, तो लोग ये कहेंगे यार ये हमें क्या पतला करेगा, हमें क्या दवाई देगा, ये हमें क्या करेगा, ये खुद ही इसका बुरा हाल हो रखा है। तो आई थिंक वी नीड टू टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स एज वेल, एंड वी नीड टू कीप आवरसेल्फ अपडेटेड एज वेल। क्योंकि क्या होता है कि मेडिकल साइंस इज अ कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ हो रही है, कंटिन्यूअस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है उसके ऊपर, तो यू नीड टू बी अपडेटेड ऑल द टाइम। सो दैट इज़ अ चैलेंज समटाइम्स इन द बिजी स्केड्यूल। बट उसके अंदर क्या होता है कि यू हैव टू मेंटेन अ वर्क लाइफ बैलेंस। आपको काम भी करना है,
आपको अपनी फैमिली को भी देखना है, आपको अपने आप को भी देखना है, बट उसके अंदर आपको 2-3 ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं कि आपको यू शुड नो कि व्हाट योर प्रायोरिटी इज़। तो आई थिंक अपने वर्क को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। एक मैंने किताब पढ़ी थी, उसका नाम है ईट द फ्रॉग। ओके। ईट द फ्रॉग का जो मेन जो पर्पस था, वो सिर्फ एक ही पर्पस था। वो कहता है कि जो सबसे डिफिकल्ट काम है ना, एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, बिकॉज यू कीप ऑन डिलेइंग इट। आप देखो, अगर आप अपनी दिनचर्या में देखो, आप सुबह उठते हो, यार मुझे ना आज पासपोर्ट ऑफिस जाना है पासपोर्ट बनाने के लिए, यार एक काम करता हूँ अभी नहीं जाता, थोड़ी देर 1 घंटे बाद चला जाऊंगा, क्योंकि डिफिकल्ट है लाइन में लगना, ये सब करना, एंड यू कीप ऑन डिलेइंग, फिर यार आज तो मैं चला ही जाता हूँ। तो द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, तो इसीलिए वो उसमें बताता है कि सबसे जो डिफिकल्ट है ना, उसको सबसे पहले करना है, क्योंकि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। बाकी सब टास्क आसान होते हैं। तो आपको, मैं क्या करता हूँ, अपने टास्क को डिवाइड करता हूँ कि सबसे डिफिकल्ट कौन सा है, जिसकी, क्योंकि सुबह आप फुल ऑफ एनर्जी हो, सबसे पहले उसको करो। जो आखिरी में अगर 10 की लिस्ट बनाई, 8 हो भी जाते हैं, 2 रह भी जाते हैं, तो प्रॉबेबली दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज हाउ आई डिजाइन माई डे। एंड हाउ टू प्रायोरिटाइज द वर्क? सर देखो, वर्क के अंदर सबसे पहले पेशेंट इज डेफिनेटली ए प्रायोरिटी, क्योंकि पेशेंट को आपको देखना होता है। और अभी कोविड का भी समय है दोबारा, हालांकि इट इज़ अ वेरी वेरी माइल्ड जो अभी वेरिएंट है, जो हाँ, जिसको JN.1 ओमिक्रॉन बोल रहे हैं, तो इट इज़ अ माइल्ड वेरिएंट, बट इट इज़ अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न। कंसर्न का मतलब ये है कि उसकी मॉर्बिडिटी है, मोर्टालिटी नहीं है। टेक्निकली अगर मैं इसको हिंदी में आपको बताऊं, तो लोगों को परेशान कर रहा है, लेकिन डेथ नहीं है। डेथ नहीं है। देयर आर हार्डली एनी डेथ्स। तो लोगों को अब परेशानी कैसे होगी, नज़ला जुकाम होगा। तो आपको, इसीलिए आपको अपने वर्क को बैलेंस करना होता है। आपको अच्छी डाइट लेनी चाहिए, दैट इंक्लूड्स द फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स। यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड, क्योंकि बहुत प्रोलॉन्ग फास्टिंग आवर्स हो जाते हैं। पर जो वैक्सीन्स हमारी अभी हुई थी पहले, मतलब चाहे कोवैक्सीन कह लें या फिर एक दो ब्रांड्स और थे, तो उनका अगर वैक्सीनेशन ले रखा है किसी ने, देन आल्सो दिस विल क्रिएट अ इम्पैक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन। देखो सर, वैक्सीन जो है उसकी मेमोरी होती है, वैक्सीन याद रखती हैं। और अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें कि वैक्सीन है क्या, व्हाट इज वैक्सीन, तो वैक्सीन एक सिंपल, अगर आप इसको आप इट्स मतलब आपने जो सवाल पूछा है वो बहुत ही बढ़िया, नॉर्मली ये मेडिकल सवाल पूछते हैं। तो वैक्सीन इज अ एटेन्यूटेड फॉर्म ऑफ द वायरस। एटेन्यूटेड फॉर्म का वायरस का मतलब है कि सपोज एक बंदा है, आपके पास आता है और आपको टॉक्सिसिटी देता है, आपको तंग करता है, आपको उसको देख के ना आपको वो लगता है कि मैं इसको मार दूंगा। अब उस बंदे को हमने इतना अधमरा कर दिया, इतना अधमरा कर दिया कि आपको देखा, आपने कहा चल यार कोई बात नहीं, ये तो तंग तो करता है, लेकिन इसको साइड से हटा लो। तो व्हाट इट डज इज वी एग्जैक्टली पुट इन द सेम वायरस विच इज देयर, उसका एक छोटा सा हम कण लेते हैं, विच इज इनफ एबल टू इनसाइड द इम्यून रिस्पॉन्स इनटू योर बॉडी। सो जब एक्चुअल वायरस आएगा तो वो उसको मार देगा। तो इट्स अ रिहर्सल बिफोर द यस मॉक ड्रिल। वो मॉक ड्रिल करवाते हैं हम अपनी बॉडी के अंदर ना। तो इसीलिए वैक्सीन की मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी भी होती है। लेकिन कुछ वैक्सीन, जैसे फ्लू की वैक्सीन आपने देखा होगा, हर साल लोग लेते हैं। जनरली वो सितंबर अक्टूबर के आसपास वैक्सीन आती है। तो पीपल, क्योंकि इन्फ्लुएंजा जैसे नज़ला जुकाम हो गया, आपने सुना होगा, वायरल हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, ये वायरस आ गया, H1N1 आ गया, H3N2 आ गया, अलग अलग तरह के वायरस हैं। तो हर साल उस वैक्सीन को देते हैं, और वो वैक्सीन आपको जो लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस हैं उससे आपको बचाती है। अभी तो आजकल कोविड वैक्सीन नहीं है, तो ये कोविड का जो वायरस है ये म्यूटेट हुआ है। म्यूटेशन का मतलब है इसने कपड़े चेंज किए हैं। तो रीवैक्सीनेशन से बेनिफिट हो सकता है, या फिर देखो, सोचेंगे रीवैक्सीनेशन का? नॉर्मली जो फ्लू की वैक्सीन है वो भी काफ़ी इफेक्टिव होती हैं इसके लिए, बट आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हैं, हैंड सैनिटाइजेशन, आपको मास्क पहनना, अगर आपको लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम है तो आई थिंक यू मेंटेन अ सोशल डिस्टेंस, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने कोविड के बाद देखा होगा ना, लोगों के अंदर अवेयरनेस आई है। आप भी, अगर आपको भी खांसी हो रही होगी ना, तो आप कहोगे कि यार आज मैं आपको बताता हूँ, मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त लंगोटिया दोस्त है। अच्छा, कल वो, मैं उससे बोला यार मिलते हैं यार, आज वीकेंड है, मिलते हैं। तो मुझे कहता है नहीं यार, आज ना मेरे को खांसी है, तो तू हैरी मेरे को बोलते हैं, कहते तुम मुझसे मिल मत आज। एंड ही इज अ बिजनेसमैन, प्योरली बिजनेसमैन, मतलब खाने पीने वाला बंदा है। वो मुझे कह रहा है नहीं यार मेरे को नज़ला जुकाम लगा है, तो क्यों मिलना। तो दैट इज द अवेयरनेस। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है, इफ यू आर, आप खुद सेंसिबल हो इतने, आप कहोगे नहीं यार आज मेरे से मत मिल, तो यू मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स, एल्डर्स जो हैं आपके घर में बच्चे हैं,
अगर आप मैरिड हो तो आपकी जो मिसेज आपको कि नहीं यार 1-2 दिन डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, तो आई थिंक वो हमेशा के लिए वैलिड है। अच्छा, ये जो नया वर्जन है कोविड का, इसका ज़्यादा इम्पैक्ट किस एज ग्रुप पे और किस मतलब बच्चों पे फर्क पड़ेगा, बूढ़ों पे फर्क पड़ेगा, ऐसा कुछ भी है? देखो सर, वो ना वल्नरेबल पॉपुलेशन है। वल्नरेबल पॉपुलेशन का मतलब है जो पॉपुलेशन एट रिस्क पे है। सबसे पहले वल्नरेबल पॉपुलेशन जो है विच इज ऑलवेज एट रिस्क इज लेस देन 5 years ऑफ एज। एग्जैक्टली। जो बच्चे हैं, अबव 60 years ऑफ एज, जो बुजुर्ग लोग हैं, इम्यूनिटी कम हो जाती है। उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। यस, एग्जैक्टली। दूसरा, कुछ लोग जैसे डायबिटीज हैं, जिनको कोई कैंसर की बीमारी है, या HIV जो एज से ग्रस्त हैं जिसकी वजह से इम्यूनिटी पे अटैक होता है, या फिर उनको किडनी की प्रॉब्लम है, या कोई भी ऐसी बीमारी है जिससे उनकी इम्यूनिटी कम है, तो वो सारे के सारे रिस्क में हैं। बट डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इट इज़ गोइंग टू बी अ माइल्ड इन्फेक्शन। आपको बेसिक प्रिकॉशंस लेनी है। अभी हाल ही में मेरे पास एक पेशेंट है जिसको CA एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम मतलब बच्चेदानी का कैंसर है। ओके। एंड शी हैड दैट इन्फेक्शन, और कल मैं उसको कल मैं बोल आया हूँ अपनी टीम को कि उसको, एंड इट वॉज अ वेरी सीवियर इन्फेक्शन, बट शी केम आउट ऑफ इट। तो वेंटिलेटर पे जाने नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बिहेवियर, हेल्थ सीकिंग बिहेवियर कैसा है। तो एक मैं बस आपको छोटी सी बात बताऊंगा कि बड़ा एक फ्रांस के अंदर एक रिसर्च हुई थी, उसके अंदर बोला था कि रोड एक्सीडेंट्स के लिए ना, व्हाट प्रिवेंट्स रोड एक्सीडेंट्स। आपको सुन के बड़ा अचंभा होगा। उसमें बोला कि स्ट्रिक्ट लॉ की कंप्लायंसेस, चालान कर देना, उनसे हेफ्टी फाइन्स लेना, अच्छा बढ़िया रोड स्मूथ बना देना, बड़े सारे उन्होंने 50-60 सिनेरियो क्रिएट कर दिए। बाद में ये पता चला कि इट इज ओनली द बिहेवियर ऑफ द ड्राइवर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी। और आप भी ये मानते हो। अब आप किसी भी अच्छे रोड के ऊपर यूं करके कर रहे हो तो भाई एक्सीडेंट ही होगा। होगा। तो एग्जैक्टली यही है कि आपका बिहेवियर किसी भी चीज को लेके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बी इट अल्कोहल, बी इट स्मोकिंग, एंड बी इट एनी डिजीज। अच्छा, इसमें वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं हम, तो बच्चों के जो वैक्सीनेशन होते हैं उसमें क्या कुछ चेंजेस आए हैं इन द रीसेंट टाइमिंग्स, या और क्या ऐड होना चाहिए उन वैक्सीनेशन में आपके हिसाब से? देखो, बच्चों की जो वैक्सीन हैं उसके अंदर अभी गवर्नमेंट अच्छा इनिशिएटिव ले लिया, दिल्ली गवर्नमेंट भी। उसके अंदर सर्विकल कैंसर है, जैसे जो मतलब जो गर्ल्स हैं, सर्वाइकल कैंसर का मतलब है कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। अच्छा। उसके लिए वो बहुत अभी गवर्नमेंट, अभी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उन्होंने वैक्सीन की है। बाहर वही वैक्सीन अराउंड 8-9 हज़ार रुपये की है, और इंडिया के अंदर 2 हज़ार रुपये की वैक्सीन है। एंड गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इंक्लूड इट इन अ प्रोग्राम जो ऑलरेडी जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, जैसे आपने सुना होगा ना, DPT, पोलियो की वैक्सीन लगती हैं, अलग अलग डिजीज़ की, जो इंद्रधनुष कैंपेन भी जिसको बोलते हैं। उसके बाद बट अभी भी गवर्नमेंट को बहुत सारी ऐसी वैक्सीन हैं जो अभी शेड्यूल में नहीं है, तो उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए गवर्नमेंट को, बहुत सारे, क्योंकि खर्चा है, पैसे वाला काम है। तो ऐसे ही जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, यूट्राइन कैंसर है, तो मुझे लगता है कि इसके लिए अभी डेंगू की वैक्सीन आपने सुना होगा, कितने लोगों की डेंगू आता है, अभी बरसातें होंगी तो डेंगू कितने लोगों की जान ले जाएगा। अच्छा, मलेरिया की वैक्सीन आपने सुना होगा कि मलेरिया की वैक्सीन इतने सालों से मलेरिया पुराना है और उसकी वैक्सीन बनने। फिर टाइफॉइड की वैक्सीन है, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि भाई टाइफॉइड अगर आपको हुआ है तो आपको वैक्सीन की जरूरत है। अच्छा, ये ब्रेस्ट कैंसर का केसेस काफी इंक्रीज हो रहा है पहले से, एंड मतलब देखो कि ऑल ओवर द एज ग्रुप ही है, इट इज नॉट लाइक कि यंगर गर्ल्स में हो रहा है या फिर एल्डरली में हो रहा है, सब में ही हो रहा है। तो इसका बेसिक रीजन क्या है? देखो, रीजन ना इसका लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब लाइफस्टाइल के बाद सर्टेन मेडिकेशंस दे इंक्रीज द रिस्क ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। जैसे नॉर्मली आपने सुना होगा कि हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लोग यूज करते हैं। पिल्स क्या होती हैं? बच्चे को रोकने के लिए। बच्चे को रोकने। और कई लोग क्या करते हैं जिनको मेनोपॉज आ गया। मेनोपॉज, यू अंडरस्टैंड, मेनोपॉज का मतलब है औरत का महीना बंद हो गया। जब औरत का महीना बंद होता है तो उसको बहुत सारी बीमारियां, देखो नेचर ने ना 2 चीजें दी हैं, आपको बड़ा सुन के अच्छा लगेगा। नेचर इज काइंड टू द वुमेन एंड टाइम इज काइंड टू द मैन। भगवान ने ना, नेचर ने औरत को खूबसूरत बनाया है। एग्जैक्टली। और उसकी खूबसूरती तभी तक है जब तक उसका मेंसेस आ रहा है। क्योंकि मेंसेस उसको बहुत सारी बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। अब लोग क्या करते हैं, जिन लोगों की लाइफस्टाइल खराब है, लेट नाइट सोना, जंक फूड खाना, एक्सरसाइज नहीं करना, तो मेंसेस आपने ना सुना होगा, पहले जो घर में बच्चियां थी ना, पहले जमाने में 15, 20, 25 साल पहले जब सोशल मीडिया नहीं था, तब एवरेज एज ऑफ स्टार्टिंग द मेंसेस, जिसको मेनार्की बोलते हैं, जो गर्ल्स में, वो 13-14 साल में स्टार्ट होता था। आज मेरे पास 9 साल की बच्ची आती है, उसका मेंसेस स्टार्ट हो रहा है। इमेजिन करो 9 साल की उम्र में। अच्छा, ये तो पीरियड है,
ये फिक्स्ड है। अच्छा, अप टू 45-50 जो हेल्दी फीमेल है मेरे पास, कुछ आती हैं जो बहुत ही इनटू योगा एंड एवरीथिंग, 50 साल की उम्र में भी उनका बंद नहीं हुआ। मेरे पास अभी फिलहाल लेडी आई 35 ईयर्स में उसका मेंसेस बंद हो गया। अब मेंसेस बंद हो गए तो जवानी गई, बुढ़ापा आ गया। अब उसको क्या करेगी? अब वो बाहर से सपोर्ट लेगी, हार्मोन्स लेगी, हार्मोन से उसका मेंसेस तो इंटैक्ट हो जाएगा, लेकिन उसको ब्रेस्ट कैंसर का चांसेस बढ़ जाएगा। दिस इज डॉक्यूमेंटेड। ओके, क्योंकि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इंक्रीज द रिस्क ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर इन द फीमेल। तो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स प्लस जो इनके पीरियड्स होते हैं दैट शुड बी मतलब एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। यस, अब वो नेचुरली ना करके लोग सहारा ले रहे हैं चीजों का। अब जैसे घर में अगर एयर पोल्यूशन है, पेड़ कोई नहीं लगाना चाहता, सब लोग कहते हैं कि भाई क्या करेंगे, वो एयर प्यूरिफायर खरीद लेंगे। अच्छा मुझे बताओ, अगर किसी को पोल्यूशन करना है तो इंडोर प्लांट्स है, स्नेक प्लांट है, रबर प्लांट है, पाइन ट्री है, उसके बाद आपके एलोवेरा है, दे आर नेचुरल एयर प्यूरिफायर्स। और सिर्फ 10 एलोवेरा मिनट को अंदर लगा सकते हैं, अंदर लगा सकते हैं। 10 मिनट की लाइट दिखाओ, उसके बाद अंदर रखो एलोवेरा। और एक स्नेक प्लांट है, वो 50 रुपए का प्लांट आता है, उसकी इतनी ग्रोथ है कि आप 1 महीने के अंदर 4 गमले और उससे इकट्ठे कर सकते हो। अच्छा, लेकिन कोई करना ही नहीं चाहता, क्योंकि लोग क्या करते हैं, शॉर्टनेस। अब जैसे मान लो कि ऑक्सीजन सिलेंडर आ गए, कैनिस्टर्स आपने देखो ना, ऑक्सी समथिंग, लोगों का इसी तरह से वो है कि चल यार अगर ये हो जाएगा ना, पतले मोटे हुए ना, कोई बात नहीं, पतले होने के लिए दवाई ले लेंगे, एफर्ट्स कोई पुट नहीं करेगा। तो दैट इज अ प्रॉब्लम। तो अब चूंकि कोई बाहर से कोई चीज आएगी तो उसके जाहिर है कि कोई साइड इफेक्ट्स भी होंगे। बीइंग अ डॉक्टर, व्हाट यू प्रेफर मोर, a natural therapy or a physical surgery? सपोजिंगली कोई चेस्ट का पेशेंट है, हाँ, तो इन दैट केस आप व्हाट वुड यू सजेस्ट टू दैट पेशेंट कि भाई पहले इसको नेचुरली ठीक करने की कोशिश करो अपने आप, और यू वुड सजेस्ट दैट पर्सन कि भाई आप सर्जरी कर लो? देखो मैं आपको बताता हूँ सर, आप कोई भी डिजीज करते हो, डायबिटीज है, डायबिटीज के ना पिलर्स हैं। अब डॉक्टर एक पिलर संभालता है, मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टर्स, क्योंकि टाइम नहीं है। और डॉक्टर के लिए ना सबसे आसान पता है क्या है? दवाई लिखना। आप आए मेरे पास, आपने बोला डॉक्टर साहब मेरे को नींद नहीं आ रही, मैंने दवाई लिखी, जो ये लो दवाई लो और जाओ सो। अब मैं अगर, क्या मैं इतना 1200 रुपये मेरी कंसल्टेशन है, क्या मैं इतना एफर्ट्स करूंगा? मैं बोलूँगा कि आप मुझे बताइए कि आपको नींद क्यों नहीं आ रही, आपके घर में कोई डिप्रेशन तो नहीं है, आप अल्कोहल का इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहे हैं, आप लेट नाइट ईटिंग तो नहीं कर रहे हैं, आप लेट नाइट कॉफ़ी तो नहीं पी रहे? क्या मैं पूछूंगा? हो सकता है कि इट माइट एज वेल take around 15-20 minutes out of me, and of course I am going to ask you questions. अब वो 15 मिनट में लोग सोचते हैं 15 मिनट में तो 15 मरीज देख लूंगा, 20,000 रुपये अंदर कर लूंगा। अब इसमें क्या है कि पेशेंट का भी वो चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में, मैं आपको लाइव एग्जांपल बताता हूँ, मेरे पास एक मरीज आता है, उसका सांस फूलता है, सांस फूलता है, कह रहा डॉक्टर साहब मेरा सांस फूलता है, मैं ये दवाइयाँ खाता हूँ, मेरा सांस नहीं ठीक हो रहा। मैंने उसको ये बोला, ये तू दवाई हटा दे। अब मैंने उसकी दवाई हटा दी। मुझे कहता है कि आपकी फीस, मैं कहा फीस तो देनी ही पड़ेगी। तो कहता है आपने तो कोई दवाई लिखी नहीं। मैं कहा भाई ये कहाँ जरूरी है कि तुझे ठीक करने के लिए तुझे दवाई देनी है? एक वो बिहेवियरल बन गया लोगों का। यस। अब मुझे बताओ कि डायबिटीज के बाद क्या कोई मरीज बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं शुगर छोड़ूंगा, मैं चीनी का सेवन नहीं करूंगा, मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, मैं पिज्जा नहीं खाऊंगा, मैं बर्गर नहीं खाऊंगा, मैं मैदा नहीं लूंगा। उसके बाद मैं आपको पिलर्स बता रहा था कि सबसे पहले रिहैबिलिटेशन, सबसे पहले आपकी डाइटरी मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल, आपकी कैसा आपका लाइफस्टाइल है, आप उसके ऊपर काम करोगे। ट्रीटमेंट पार्ट इज वन ऑफ द पार्ट, इट इज वन ऑफ द पार्ट ना। अच्छा, डायबिटीज रिवर्सिबल है क्या? देखो डायबिटीज जो है ना वो कंट्रोल हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है रिवर्स। लेकिन इसका मतलब ये है कि एक बच्चा है, आप जैसे मेरे पास अगर मरीज आता है, मेरे पास मरीज मुझे कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा जो शुगर है वो बहुत ज़्यादा आता था, 200-250 आती थी, आजकल मेरी शुगर 125 आ रही है। मैं कहता हूँ नॉर्मल है, डॉक्टर साहब मैं दवाई छोड़ दूँ? मैं कहा आप क्या कर रहे थे? दवाई भी खा रहे थे, परहेज भी कर रहे थे। मैं कहा अब दवाई मैं आपकी बंद कर सकता हूँ, लेकिन परहेज तो आप ही को करना पड़ेगा ना। अगर आप अब आप सोचो कि भाई मैं तो गुड़ खा लूँ, खांड खा लूँ, अच्छा वेरियस दे कम अप विद वेरियस थिंग। डॉक्टर साहब मैं तो खांड खाता हूँ, मैं तो ब्राउन शुगर खाता हूँ, मैं तो ये लेता हूँ, अच्छा मैं तो इसमें से चीनी निकाल के ले लेता हूँ, मेरी जो चीनी है ना वो अलग से वहाँ से आती है जी, वो मेरी फलाना जगह से मेरी चीनी आती है। ये क्या, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि आपको परहेज तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, जैसे मल्टीपल ब्रांड्स आजकल कम अप हो रहे हैं, जैसे पहले ओट्स होते थे, अब रोल्ड ओट्स होते हैं, ठीक है, आपके
कोकोनट ऑयल में वर्जिन कोकोनट ऑयल है, Yes. ये ऑयल है, घी में अलग अलग वैरायटीज मतलब कोल्ड प्रेस्ड. हाँ कोल्ड cold pressed. मतलब इज देयर एन डिफरेंस? सर देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस एक्चुअली. अब कोल्ड प्रेस की अगर आप बात करें, आपने बहुत ही एक पर्टिनेंट एंड वेरी वैलिड क्वेश्चन यू आस्क. हम किसी भी चीज़ को रिफाइन करते हैं ना, रिफाइंड ऑयल है ना, तो उसकी प्रॉपर्टीज खत्म होती जाती हैं, अच्छी प्रॉपर्टीज, क्योंकि हम निकाल देते हैं. जैसे गेहूं था पहले जमाने में, वो बड़े बड़े वो लेके उससे करते थे तो छाल निकाल देते थे, उसका वो निकाल के आजकल चोकर जिसको बोलते हैं, हाँ, exactly. आजकल बोलते हैं कि चोकर डालो क्योंकि वो फाइबर होता है. तो आटा वाटा, तो आज की डेट में आपको पता है जो चोकर है ना अलग से चक्की पे मिलता है, वो कहते हैं कि हमने चोकर इसमें डाला हुआ है. अच्छा. तो यही बात है कि जो कोल्ड प्रेस ऑयल का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपने उसको प्रेस किया विदाउट हीटिंग इट, तो हीटिंग से उसकी ऑक्सीडेशन प्रिवेंट होती है, जिसकी वजह से उसके जो अंदर अच्छा चीज़ें हैं वो प्रिजर्व रहती हैं. सो इसकी डेफिनेटली इसकी प्रूवन वो है, बट इट इज़ मोर एक्सपेंसिव It is more बिकॉज सिंस दे डोंट हीट इट. तो अगर मान लो कि आपने अगर सपोज मस्टर्ड ऑयल बनाना है, अगर आपने उसको प्रेस करके निकाला है, तो हो सकता है कि इतनी मस्टर्ड के अंदर आपका 100 ग्राम ऑयल निकले, और जब आप उसे हीट करोगे तो हो सकता है 1 किलो निकल जाए. मल्टीपल ब्रांड्स हैं जो सस्ते में भी दे रही हैं वो चीजें, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल? देखो, इट इज द आई थिंक द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू चेक द क्वालिटी एंड उसको गवर्नमेंट को इंश्योर करना है कि जो वो बता रहे हैं क्या वो डिलीवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे. ये FSSAI का काम है, ये गवर्नमेंट का काम है. जैसे अभी हम FSSAI की बात कर रहे हैं, तो इनके सर्टिफिकेशंस कितने वैलिड हैं आपके हिसाब से आज की तारीख में? क्योंकि मल्टीपल ब्रांड्स हैं, सब ले रहे हैं. इट्स बिल्कुल भी वैलिड नहीं है. मतलब नो स्ट्रॉन्गर लॉज, उतने स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं है. मतलब वो ना किसी रूट के थ्रू एस्केप हो ही जाता है. escape. तो इट इज़ नॉट वेरी, मतलब मैं बोलूँगा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं. जैसे आपने एक बात कही, मैं आपको बताता हूँ. अभी रिसेंटली एक पेशेंट है, मुझे बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं दवाई लेता हूँ तो मेरी एक्स मेडिसिन आती है 1000 रुपये की. अब मैं जेनेरिक में लेता हूँ, जिसको बोलते हैं कि जन औषधि केंद्र, तो मैं जेनेरिक में लेता हूँ तो डॉक्टर साहब मेरे को 200 रुपये में मिल जाती है. तो आप मुझे बताओ कि ये मैं जेनेरिक दवाइयाँ लूँ ना लूँ. तो मैंने कहा मैं ना आपको मेरी दवाई पर्ची के ऊपर सॉल्ट लिखा होगा, हमने आपके ऊपर डाल दिया कि आपको क्या लेना है. आपको फ़र्क पड़ता है? डॉक्टर साहब मुझे नहीं फ़र्क पड़ता. तो अब उसने मेरे से सवाल किया कि क्यों नहीं फ़र्क पड़ता. तब मैंने डेटा रिसर्च किया. जब मैंने डेटा रिसर्च किया कि अगर एक 1000 रुपये की दवाई अगर 100 रुपये में दे रहे हैं, और वही दवाई अगर अमेरिका जा रही है तो वो 1000 रुपये की ना होके 800 रुपये की है या 700 रुपये की है. तो ये 100 रुपये का और 600 रुपये का डिफरेंस कहाँ आया? क्वालिटी चेक्स के अंदर आपको देयर आर स्ट्रिक्ट नॉर्म्स विच यू हैव टू गो थ्रू. then only they will be taken up in the market, then only they will be available in the market. तो FDA जो approved plants हैं, जैसे US के प्लांट है जिसको फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्लांट करते हैं. सोचो, हिंदुस्तान वर्ल्ड की फार्मेसी बोला जाता है. अभी ट्रंप ने सारी रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे नहीं लगाए, क्योंकि अगर फार्मेसी अगर हिंदुस्तान नहीं देगा ना तो वर्ल्ड बीमार हो जाएगा. तो हिंदुस्तान इज ए फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड. अब हिंदुस्तान की वही मेडिसिन जब आप टर्की में जाके, मैं भी वही जाके मेडिसिन खाता हूँ, तो बढ़िया काम करती हैं. हिंदुस्तान में वो काम नहीं करती. क्यों नहीं काम करती? क्योंकि स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस नहीं है, क्योंकि उसको इतना सस्ता बना के बेचा जा रहा है कि जिसके अंदर क्वालिटी इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड. Which is more important thing, a salt of a medicine or a brand of a medicine? देखो सर, अगेन इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन. देखो, एक आईफोन है जो कि एप्पल बनाता है, और एक आईफोन की कॉपी है हाँ जी, जो कि कोई भी चाइना वाइना कोई भी बनाता है. आईफोन आपको 1.5 लाख से 1.25 लाख रुपए में मिलेगा, कॉपी हो सकता है आपको 10,000 रुपये में मिल जाए. इतना डिफरेंस है. तो मतलब तो ब्रांड चला पाएंगे सर, ब्रांड से डिफरेंस आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है. और देखो, वही चीज़ चाइना में बनती है, आजकल इंडिया में बन रही है. आजकल बड़ी आपने सुना होगा ना कि ट्रंप जी कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान के हम आईफोन नहीं वहाँ पे लेके आएंगे. अच्छा, एक बात और, जैसे कि हर घर में कभी कोई बीमार हुआ, खांसी हुई, बॉडी पेन हुआ, तो कहते हैं पैरासीटामोल ले ले, ठीक हो जाएगा. तो हाउ डू यू टेक दैट पर्टिकुलर मेडिसिन? मतलब पैरासीटामोल को कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए? क्या उसको हर, मतलब बॉडी पेन है तब ले सकते हैं, क्या फीवर है तब ले सकते हैं? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? सर, मुझे लगता है कि सेल्फ मेडिकेशन करना ही नहीं चाहिए. हालांकि OTC है, OTC का मतलब ओवर द काउंटर ड्रग. बहुत सारे US में आप कभी जाओगे ना, यू विल हैव अ हार्ड टाइम फाइंडिंग. यहाँ पर ना जो केमिस्ट है ना, वो आपसे ज़्यादा डॉक्टरी कर रहा होता है. मेरे पास मरीज आते हैं ना,
100 मरीज आएंगे तो 10 मरीज पता है क्या कहेंगे, हम 2 पुड़िया बना के केमिस्ट से खा चुके हैं। केमिस्ट आपको स्टेरॉइड्स दे रहा है, एंटीबायोटिक्स दे रहा है, पेन किलर दे रहा है, वो दे रहा है कुछ नहीं पता, क्योंकि केमिस्ट 10-20 रुपए की वो पुड़िया बना के देगा, 50 रुपए कंसल्टेशन लेगा। तो आप अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो सीधे सीधे शब्दों में। अच्छा, हाउ यू टेक फार्मासिस्ट इन इंडिया, पर्टिकुलरली इन इंडिया, क्योंकि आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द लाइसेंसिंग सिस्टम ऑफ फार्मासिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, उनका रोल फिट इन क्या है अभी और क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखो सर, जो केमिस्ट है ना, केमिस्ट अगर मैं आपको बोलूं कि जो सबसे बड़ी केमिस्ट में प्रॉब्लम ये है कि उनको ना डिस्पेंसिंग का राइट है। दे कैन डिस्पेंस, मतलब जो डॉक्टर ने लिखा उनको वो मेडिसिन देनी है, उसको 5 R बोलते हैं: राइट मेडिकेशन, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट टाइम एंड राइट रूट। 5 R's हैं। तो ये काम होता है डॉक्टर का और केमिस्ट का इंश्योर करना। बट केमिस्ट कैन नॉट राइट मेडिसिन, दे आर नॉट लाइसेंस टू राइट एनी मेडिसिन, बट दे आर डूइंग इट। हर जगह नुक्कड़ नुक्कड़ पे हर जगह हो रहा है मेडिसिन है। अभी हाल ही में एक मेरी पेशेंट थी, उसको मैंने एक दवाई लिखी, तो मैंने उसको दवाई लिखी, मैं आपको दवाई का नाम बताता हूँ। दवाई का सॉल्ट है टेम्सुलोसिन। और अब टेम्सुलोसिन जो सॉल्ट है वो क्या करता है, आपके यूरिन अगर रुक रहा है तो उसको यूरिन के फ्लो को बढ़ा देता है। तो उसको अब यूरिन तो आपके अंदर भी आएगा और फीमेल के अंदर भी यूरिन आएगा। वो लेडी बिल्कुल ठीक है, उसको बिल्कुल फर्क पड़ रहा है, तो वो केमिस्ट वाला जाके बोलता है कि ये तो दवाई ना मेल खाते हैं, फीमेल खाती ही नहीं है। तो मैंने बोला, मैडम आप पेशाब तो आप करते हो या नहीं करते? मैंने कहा टेम्स, उसका जो सॉल्ट मैंने लिखा, मैं क्या उसके अंदर एक डी सॉल्ट आएगा ना, वो मेल के लिए होता है, जिसको ड्यूटासेराइड बोलते हैं। ये मेल खाते हैं, ये फीमेल नहीं खाती। क्यों? क्योंकि फीमेल के अंदर प्रोस्टेट नहीं होता। ओके। उसको केमिस्ट ने बता दिया और सोचो वो ठीक थी, उसे दवाई खानी बंद कर दी। तो दैट इज द प्रॉब्लम इन इंडिया। अच्छा, ये प्रोस्टेट कैंसर भी काफ़ी बढ़ रहा है। बिल्कुल। What is the reason for that? सर, प्रोस्टेट कैंसर अगेन आजकल जो जिम के अंदर, आपने बहुत ही बढ़िया जो आपका सवाल है, जिम के अंदर सब लोग बॉडी बनाना चाहते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि जिम के अंदर ऐसे बॉडियाँ बनती हैं? भाई मैंने तो 6 महीने 8 महीने 1 साल कर लिया, मैं तो टस से मस नहीं हुआ। हाँ, मेरे अंदर स्ट्रेंथ आई, बट मैं सोचूं कि मैं 150 किलो की बेंच मारूंगा तो मैं कभी नहीं मार पाऊंगा, क्योंकि मैं लेना ही नहीं चाहता। अच्छा, मेरे सामने लौंडे आते हैं नए नए, 15 दिन के अंदर वो 150 किलो की मार रहे होते हैं। तो अब मेरे को भी, और सारे बंदे यही परसीव करते हैं, भाई मैं तो उसके सामने खड़ा था, मैं तो कुछ नहीं हूँ, देखो भैया ये कल का लौंडा आया, कितनी बढ़िया बढ़िया, देखो ये मसल्स फुला रहा है। सब स्टेरॉइड्स लेते हैं, और अनवारंटेड, अनडॉक्यूमेंटेड एंड मतलब अनसुपरवाइज्ड। उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है। इवन जो ट्रेनर्स हैं उनको भी नहीं पता, क्योंकि शॉर्ट टर्म रिजल्ट चाहिए। वो उसमें से मैं बता रहा हूँ। अब प्रोस्टेट है क्या? प्रोस्टेट आपकी जो ग्लैंड है वो टेस्टोस्टेरोन पे काम करती है। आपने जितना टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है, प्रोस्टेट का साइज बढ़ता जाएगा। और बाद में वही, इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स कैन लीड टू द कैंसर इन द लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ। अब मेरी बात सुनो, 25 साल में बॉडी बनाई, 50 साल की उम्र में कैंसर हुआ, क्या आप ये कभी परसीव कर पाओगे कि मैंने स्टेरॉइड्स लिए थे? बट रिस्क तो आपने दे दिया ना। दे दिया आपने। अच्छा, जैसे वे प्रोटीन्स लेते जिम में, इज इट सेफ टेक? सर देखो, वे प्रोटीन इज, आई वुड से कि क्वाइट सेफ, बट डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड। क्योंकि आपके जो कई इंपोर्टेड यहाँ इंडिया के अंदर नुक्कड़ कोने कोने पे बन रहे हैं। मुझे याद है जब मैंने नया शुरू में जिम मैंने ज्वाइन किया था ना, तो मुझे ट्रेनर ने बोला कि आप ये ले लो। तब मैं MBBS कर रहा था, मुझे उसने 1500-1600 रुपये का डब्बा दिया और मैंने किया। तो बाद में जब मैंने उसके वो पढ़े तो मुझे लगा भाई इससे बढ़िया तो प्रोटीन एक्स था, इससे बढ़िया और था। मतलब वो लिटरली उसने चूरन का डब्बा मुझे पकड़ा दिया। तो इमेजिन 1800 रुपये में अगर वो बोलता है। अब फिर जब मुझे नॉलेज हुई तो मैंने देखा कि प्रोटीन प्रोक्योरमेंट क्या कॉस्ट है। अब आप कहते हो कि एक स्कूप के अंदर 30 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। अब आपकी, जब आप मार्केट में आपने उस प्रोटीन को किया कि उसकी कॉस्टिंग क्या है, अब उसकी कॉस्टिंग आ रही है X, और आपको वो दे रहा है 1 रुपए की कॉस्टिंग है और आपको वो दे रहा है 10 पैसे में, तो क्या उसकी, इज इट नॉट पॉसिबल? तो दैट मीन्स इट इज अडल्टरेटेड, इट इज मिक्स्ड। देन अगेन इट्स गवर्नमेंट रूल कम्स इन ना, कंप्लायंस। अगेन वही मैं बोलूँ ना, अब लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भेड़ चाल है, सस्ते के पीछे भागते हैं कि सस्ता होना चाहिए, क्योंकि मासेस को, क्योंकि 140 करोड़ जनता है हिंदुस्तान की, उनको लगता है भैया अगर कुछ भी कह देंगे तो सब लोग खाएंगे। अच्छा, आजकल की मतलब यंग जनरेशन ना
दे एक्सपेरिमेंट विद द सेक्सुअल सप्लीमेंट्स ऑल्सो कि भाई ये खा ले ट्राई कर लेते हैं, वो खा ले ट्राई कर लेते हैं. हाउ डू यू टेक अप दैट थिंग? देखो, सबसे पहले तो यू हैव टू एक्चुअली गेट इनटू द रीजन कि व्हाई यू आर नॉट हैविंग द इरेक्शन. दैट इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम. विदाउट ए इश्यू भी बंदा ट्राई करता है. अब वो ट्राई करता है कि अपनी परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए उसको लग रहा है ना कि मैं अंडर परफॉर्मर हूँ, एग्जैक्टली. तभी वो ट्राई करेगा. ओवर परफॉर्मर तो कभी भी ट्राई नहीं करेगा. या उसको लगता है कि भाई मेरी सस्टेन डायरेक्शन होना चाहिए, या मेरा जो उस एक्ट के दौरान जितना मेरा टाइमिंग होना चाहिए, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज पोर्नोग्राफी. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन. पोर्नोग्राफी इज अ रैम्पेंट, अडल्ट कंटेंट इज अ रैम्पेंट इन दी सोशल मीडिया. अब मैं आपको बताता हूँ, पोर्नोग्राफी जब आप करते हो, जब आप देखते हो, तो आपकी एक इमेज बनती है, एक सिनेरियो. यू क्रिएट द सेम सिनेरियो. सपोज आप सिनेरियो क्रिएट करते हो एसेट्स को लेके कि वो बंदी कैसी होनी चाहिए, हाउ शी लुक लाइक फ्रॉम द चेस्ट, हाउ शी लुक लाइक फ्रॉम द लोअर पार्ट, एंड हाउ शी लुक लाइक फ्रॉम द फेस. तो आप एक सिनेरियो क्रिएट करते हो. और जब आप करते हो पोर्नोग्राफी, तो आप ना स्क्रॉल करते हो, कट 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 कट, और आप तब तक स्क्रॉल करते हो जब तक आप उस बेस्ट सिनेरियो में नहीं आते. आई एम राइट? उसके बाद जब आप मैस्टरबेट करते हो, तो मास्टरबेशन टेक्स हार्डली 10 to 15 मैक्सिमम 20 सेकेंड्स. एग्जैक्टली. आपको क्या लगता है कि वो सेम सिनेरियो आप अपनी वाइफ के साथ या जिस गर्लफ्रेंड के साथ या जिसके साथ भी यू आर गेटिंग इन्वॉल्व और यू आर अबाउट टू गेट इन्वॉल्व, क्या वो सिनेरियो होगा? नहीं होगा. तो दैट लीड्स टू दी अंडर परफॉर्मेंस. ओके. And nobody wants to get into it. So that is the reason they take the use of the sildenafil, जिसको वाइग्रा बोलते हैं, जिसको लोग बहुत बड़ी दवाइयाँ बोलते हैं कि मेरे को ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, विदाउट गोइंग थ्रू द कॉज. इसीलिए लोग कहते हैं कि आप किसी भी एंड्रोलॉजिस्ट के पास जाओगे जो सेक्सुअल मेडिसिन के एक्सपर्ट होते हैं, वो कहते हैं कि पोर्नोग्राफी इज अ सिन. आपको कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो आप प्लेजर वहाँ सीख करते हो. और देखो, पोर्नोग्राफी इज समथिंग विच यू कैन वॉच एनीवेयर. आप अपने बाथरूम में बैठे भी तो देख सकते हो. एक्सेस है भाई. एक्सेस कितनी आसान है. तो आपका जो थ्रेशोल्ड है वो इतना कम हो जाता है कि आप परफॉर्म ही नहीं कर पाते, जहां आपको एक्चुअली में परफॉर्मेंस देनी होती है. अच्छा, एक चीज़ और, फार्मास्यूटिकल से सब वो है, मतलब कोई वंचित नहीं है, सब जानते हैं कि भाई फार्मास्यूटिकल क्या है. न्यूट्रास्यूटिकल्स आई डोंट थिंक कि बहुत अवेयर हैं लोग इसके लिए. ठीक है. सो विच इज मोर बेटर, न्यूट्रास्यूटिकल्स और फार्मास्यूटिकल? देखो सर, न्यूट्रास्यूटिकल्स को अगर डिवाइड करें तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स वगैरह आते हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. तो मुझे लगता है कि आपकी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए हर वक्त दवाइयों की आवश्यकता नहीं होती. ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जैसे अभी मैं कोविड की बात आपसे बोल रहा था, तो दिस इज़ जस्ट अ कॉमन कोल्ड. और जो कॉमन कोल्ड होता है, नज़ला जुकाम जिसको आप आम भाषा में बोलते हैं, इट इज़ अ सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़. सेल्फ लिमिटिंग का मतलब है कि आएगा, 3-4-5 दिन लेगा और अपने आप चला जाएगा. आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी बॉडी को सपोर्ट करना है. सपोर्ट कैसे करना है? इफ़ यू आर स्मोकिंग, नॉट टू स्मोक. इफ़ यू आर, मतलब आप बहुत जंक फूड खाते हैं, प्रो इन्फ्लेमेटरी फूड खाते हैं, जो बाहर का जो हाई नमक वाला ज़्यादा खाना, तला हुआ ज़्यादा, आपको बैलेंस डाइट लेनी है. तो क्योंकि उसकी हीलिंग है. दूसरा, फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सर. आपने देखा होगा कि लोग, जैसे जिन लोगों को बीमारी होती है उनको भूख नहीं लगती, तो ये बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है आपको हील करने का. तो पीपल रिजॉर्ट अल्टीमेटली टू द मेडिसिन. शॉर्टर रूट है ना, मैंने आपको बताया ना, लोग शॉर्टकट लेना पसंद करते हैं. एप्पल साइडर विनेगर की पिल आई, एक कंपनी ने, एक्स कंपनी ने वो लॉन्च करी. अच्छा, उसके बाद आपने देखा होगा प्रोटीन के बार्स आने लग गई प्रोटीन की. उसके बाद हर कोई बंदा ना सोचता है कि यार मेरे लिए ये बड़ा आसान है ना. अच्छा, लहसुन, आपको पता है लहसुन की गोलियां आती हैं मार्केट में? ये नहीं पता था. लहसुन की गोलियां आती हैं. लहसुन को आपने सुना होगा, आपके पेरेंट्स बोलते हो कि बुजुर्ग, यार सुबह उठ के ना 2 लहसुन खाओ, हार्ट अटैक नहीं होगा. बताओ, लहसुन की गोलियां आ रही हैं. वो कहता है यार गंदा टेस्ट है, कौन इसको खाएगा, कौन छीलेगा, ये सब करेगा, गोलियां खा लेंगे सब. मेरे से ना कोई कह रहा था, मतलब he had a very hectic schedule, as in very much occupied with his work. तो he said कि भाई कोई ऐसी पिल दिला दे जिससे ना खा लूँ और रात तक भूख ना लगे. सुबह खाऊं, रात तक भूख ना लगे, पेट भरा रहे. तो आई गेस वो भी मैंने सुना है कि रिसेंट में लगने लगी हैं. बिल्कुल है. ठीक है, बिल्कुल है. तो हम सोच रहे थे कि ये चीजें होनी चाहिए, एंड दे आर इनटू सेमाग्लोटाइड उसका पिल का नाम है. तो मार्केट उसको कर रहा है. तो मैं वही कह रहा हूँ, लोगों को ना
शॉर्टकट की हैबिट है। यार एक बात समझ में नहीं आती, लेकिन इंडिया का ट्रेंड ना लास्ट कुछ ईयर्स में बहुत चेंज हुआ है, बहुत चेंज हुआ है, मार्केट बहुत चेंज हुआ है, लोगों का बिहेवियर बहुत चेंज हुआ है। मोर वी आर मूविंग मोर टुवर्ड द वेस्टर्न कल्चर, ठीक है, एंड वेस्टर्न वाला आर मूविंग टुवर्ड इंडियन कल्चर, यस। तो हाउ यू टेक दिस ट्रांजिशन एज इन, एंड नॉट ओनली इन ड्रेसिंग सेंस, खाने का बिहेवियर, स्पिरिचुअल पावर्स, है ना, वो वहाँ अलग चेंज हो रहा है, यहाँ अलग चेंज हो रहा है। वी हैव adopted the wrong part of a good thing। हाँ, सही, बिल्कुल सही बोला आपने। है ना, तो हाउ यू टेक अप दैट थिंग? सर देखो, मुझे लगता है कि आपको ना, मैं बोलता हूँ कि यू हैव टू बी लाइक अ स्वान। स्वान जो हंस होता है ना, हंस को अगर आप दूध दोगे तो दूध पिएगा, अगर पानी दोगे तो पानी पिएगा, वो पानी को डिस्कार्ड कर देगा, दूध ही पिएगा। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है ना, आप उसको ग्रैस्प करो, आप हर किसी को ब्लाइंडली नहीं फॉलो करो। अब जैसे स्पिरिचुअलिज्म है, अब जैसे विराट कोहली 1500 करोड़ रुपए का बंदा है, उसको ये बात समझ आ गई कि जब टेस्ट से मैंने रिजाइन दिया, उसको ये समझ आ गई कि स्पिरिचुअलिज्म इज द अल्टीमेट पाथ। तो हर किसी को, मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी के रिलीजन्स अलग हैं, हर एक की बिलीव्स अलग हैं, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, चाहे कोई सिख है या ईसाई है, बट अल्टीमेटली जो रास्ता है वो वहीं से जाना है। तो आप जितनी जल्दी अपने आप को स्पिरिचुअल उसके साथ कनेक्ट करोगे, और मैं ये नहीं कहूँगा कि सारा दिन आप बैठ के लगे रहो, लेकिन आपके पास एक होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, डिप्रेशन में है, परेशान है, people take up the smoking, take up the drinking and the pills, and they go to the doctors to seek the advice कि मेरे को डिप्रेशन की पिल्स दे दो। और इमेजिन मेरे पास 15-15 साल के बच्चे आते हैं जो बोलते हैं मैं डिप्रेशन में हूँ। और अब आपके पास रास्ता है कि आप सोचो कि आपको क्यों ऐसा हो रहा है। आपकी क्या कंपनी खराब है, क्या आपका जो सर्कल है उसमें प्रॉब्लम है, या आप किसी चीज़ का आप अब्यूज़ कर रहे हो। तो जब आप ढंग से, अच्छा, इफ़ यू कुड डिस्कस विद योर पेरेंट्स और नॉट, क्या आपने कभी कोशिश की कि अपने पेरेंट्स को ये बताने की? नोबडी वांट्स टू डिस्कस दैट। वो सीधा सहारा लेना चाहते हैं पिल का, कोई भगवान की शरण में नहीं जाना चाहता। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सभी भगवान की शरण में जाओ, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको वहाँ पर एक उम्मीद की किरण दिखेगी, आपको वो भी एक रास्ता। आप डॉक्टर के पास भी जाओ, आप अपने दोस्त से भी बात करो, आप सिगरेट भी छोड़ो, आप सब कुछ छोड़ो, भगवान की शरण में जाओ। मुझे एक बात फील होती है, और कॉमन चीज़ है, दैट इज़ फॉर हेल्थ इन स्पिरिचुअलिटी, कि या तो पैसे चाहिए होते हैं तब इंसान जाता है हेल्थ इन स्पिरिचुअलिटी में, या जब पैसा मिल जाता है तब इंसान जाता है। यू आर राइट, बिल्कुल यू आर राइट। आई हैव सीन दिस, मतलब कि पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि जब पैसा है तब स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा आती है, और जब नहीं है तब भी स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा आती है। यू आर राइट, ऐसा ही है। देखो, तो मुझे लगता है कि जो वेस्टर्न है, उनके बहुत सारे द वे दे वर्क, वो मंडे टू फ्राइडे बहुत अच्छे से काम करते हैं। हाँ जी। और वो नो डाउट अपना वीकेंड एंजॉय करते हैं। एंजॉय करने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप उनको फॉलो करो, आप अपने तरीके से भी एंजॉय कर सकते हो। तो बहुत सारी पार्ट हैं जिसके अंदर आपकी न्यूट्रिशन का पार्ट है। अगर आप बाहर जाओगे तो बहुत सारे यूएस के अंदर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग पानी तो पीते ही नहीं है, वो तो पीते ही कोल्ड ड्रिंक है। अच्छा, पिज़्ज़ा वगैरह जो वेस्टर्न है, जो, लेकिन ऐसी भी कंट्रीज़ हैं। इफ़ यू टेक द एग्जांपल ऑफ द जापान, आपको पता है वर्ल्ड में हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जापानीज़ की। एक विलेज है जिसके अंदर इकागाई एक नॉवल आई थी, उसके अंदर बोला कि उसके अंदर 115 120 साल के लोग हैं। तो जो वो लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, क्या आप वो फॉलो करते हो? आप उनसे नहीं सीखते। आप क्या सीखना चाहते हो? जो आपका माइंड आपको बोल रहा है कि मुझे ये सीखना है, तो जो माइंड आपका परसीव करता है आप उसी की तरफ चल पड़ते हो। जो सही है आप उसकी तरफ नहीं जाते। तो आप किससे अपनी वैलिडेशन देखते हो? जो आपके फेवर की बात कहे। अच्छा, आप डॉक्टर के पास है, डॉक्टर साहब मैं सिगरेट पी सकता हूँ? नहीं पी सकता। चेंज द डॉक्टर। डॉक्टर साहब मैं 10 सिगरेट पीता हूँ, आप तो छोड़ने को बोल रहे हो। डॉक्टर साहब 2 पी लूँ? मैंने बोला हाँ पी ले, वैलिडेशन मिल गई। मैं पीना 2 चाहता हूँ, तो वो वैलिडेशन चाहिए यहाँ पर ना इंडिया में। अच्छा, पैसिव स्मोकिंग ज़्यादा नुकसान करती है एक्टिव स्मोकिंग? देखो सर, एक्टिव स्मोकिंग ज़्यादा नुकसान करती है, बट आपको मैं बताऊं 3 तरह की स्मोकिंग है। फर्स्ट इज़ अ फर्स्ट हैंड स्मोक, जो पहली बात जो अपने हाथ में पीता है। सेकंड इज़ अ सेकंड हैंड स्मोक, आप पी रहे हो, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आई एम समहाउ अपने अंदर एयर ले रहा हूँ। और थर्ड हैंड स्मोक है। थर्ड हैंड स्मोक है कि जब हम यहाँ से चले गए, आपने स्मोकिंग कर ली और इसके जो डस्ट पार्टिकल्स है वो इस टेबल पे सेटल हो गए,
अब कोई बच्चा आया, कोई बड़ा आया, कोई बूढ़ा आया, उसने इस टेबल को हाथ लगाया, अपने मुंह में डाल दिया, या वो जो हवा में पार्टिकल्स हैं उसको स्मोक किया, तो दैट इज थर्ड हैंड स्मोक। और सिगरेट अभी रिसर्चेज हो रही है कि फोर्थ एंड फिफ्थ हैंड स्मोक भी होती है। फोर्थ हैंड तो मैंने सुना था कहीं पर कि भाई तो दिल्ली में ऑलरेडी स्मोक ही कर रहा है। मतलब लोग कहते हैं कि 72 आवर्स तक उसके पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं एयर में, तो इमेजिन करो कि 100 कितने हैंड हो गए। तो इसीलिए इट हार्म्स नॉट ओनली द पीपल who is actually not only the person who is smoking, but to the people who are in the vicinity and those who are coming in after they left the room. अच्छा एक बात और, इज दिस अ ट्रू फैक्ट कि दिल्ली ऑलरेडी एक स्मोक बॉक्स बन चुका है? तो फिर मतलब क्या वो उतना ही बॉडी के लिए कॉन्टेजियस है, नुकसान करेगा, हार्मफुल है जितना स्मोकिंग करना है? देखो सर, लोग परसीव पता है क्या करते हैं, लोग परसीव, अभी एक WHO का डेटा है उसमें बताया कि जो दिल्ली में लोग रहने वाले हैं ना, उनकी 10 साल तक उम्र एक्सपेक्टेड एज इज मतलब कम हो गई है बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। और लोग पता है क्या परसीव करते हैं, दिल्ली का धुआं सर्दियों में 16 सिगरेट पिला रहा है, बताते हैं, डेटा आता है, तो मैं 4 पी लूंगा तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। बट देखो, अब वही बात है कि अगर आपके घर में आग लगी है तो आप उस आग को बुझाओगे या कहोगे यार चल यार 2 और लगा लेता हूँ, मैं अपनी लोड़ी चला लेता हूँ वहां पे, जल रहा है। जल तो ही रहा है। अच्छा, तो दैट इज नॉट राइट, दैट इज नॉट राइट, एटीट्यूड इज नॉट राइट। अच्छा, वन मोर थिंग, हाउ यू टेक एंगर एज एन रिलेटेड टू हेल्थ? क्योंकि रोड पे जाओ तब लड़ाई हो रही है, घर पे जाओ तो जिसको रोड रेज भी बोलते हैं। हाँ, आपकी कोई लड़ने को नहीं मिला तो अपने आप में लड़ रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो हाउ यू टेक एंगर? सर उसके लिए ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है आपका, क्या आप अब्यूज़ करते हो। जो जैसे घर में अगर सपोज किसी के हस्बैंड वाइफ के अंदर ही, उनके माँ बाप के अंदर ही ऐसा माहौल है, आपके वर्क प्लेस में आपका एनवायरनमेंट कैसा है, हाउ यू ग्रोन अप इन योर लाइफ, अगर आपने बहुत वायलेंस देखा है अपने घर के अंदर, क्योंकि दैट ऑल कॉन्ट्रीब्यूट्स। सी एंगर इज अ बेसिकली व्हाट यू आर सीइंग, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच इज मतलब विच विल लीड टू द एंगर। तो आपका शॉर्ट टेम्परामेंट मैं कहूँगा, जिसका टेम्परामेंट शॉर्ट है तो उसके बहुत सारे कारण हैं। कुछ लोग जैसे मान लो कि कुछ ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिनको आधे घंटे के बाद अगर सुट्टा नहीं मिलता, अच्छा सुट्टा नहीं मिलता तो इससे तो होता है, चाय नहीं मिलती, कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलता, उसको साइकोलॉजिकल पेयरिंग बोलते हैं, क्योंकि वो चाय को जैसे ही देखता है ना, सुट्टा उसके दिमाग में आता है। अबे यार सुट्टा नहीं मिल रहा, यार सुट्टा नहीं, यार तुम सुट्टा नहीं ले सकते, यार क्या बात कर रहे हो तुम, नहीं भैया तू यहाँ नहीं पी सकता, भाई मुझे तो चाय के साथ सुट्टा चाहिए ही चाहिए। मल्टीपल पॉइंट है, चाय एंड सुट्टा पॉइंट। हाँ, तो इमेजिन करो, उसे साइकोलॉजिकल पेयरिंग बोलते हैं। अच्छा, आपने सपोज मैं सुट्टा और चाय पीता हूँ, अब मैं आपके साथ खड़ा हूँ और मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप चाय पी रहे हो, मैंने आपकी चाय देखी और मुझे गुस्सा आ गया कि भाई ये तो मुझे भी चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ कि मल्टीपल रीजंस हैं, इसीलिए उसको आइडेंटिफाई करना है। बट इसके लिए आपको यू हैव टू रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम, यू नीड टू एड्रेस इट एंड इट इज ट्रीटेबल। अगर आप उसको करोगे तो वो ट्रीटेबल है। रोड रेज के अंदर लोग एक दूसरे को छोटे छोटे 1-1 रुपए के लिए लोग गोली मार देते हैं एक दूसरे को, तो दिस इज, तो कहाँ सोसाइटी जा रही है, इसके लिए क्या रीजन है? तो काउंसलिंग सेंटर है। अभी मैं हाल ही में मैंने एक मीटिंग की, जैसे आज नो टबैको डे है, तो 2 दिन पहले तो हमारे सामने एक IAS ऑफिसर बैठी थी मैम, तो मैंने IAS ऑफिसर मैम को ये बोला कि सब लोग बात करते हैं कि डी एडिक्शन सेंटर, आपने देखा होगा ना कि चरस गांजा शराब छुड़ाने के लिए। मैंने कहा मैडम मैं ना 4 सिगरेट पीता हूँ, मान लो मैं 4 सिगरेट पीता हूँ, अब मैं 4 सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ और मैं दवाई नहीं लेना चाहता, मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जाना चाहता, क्या गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी फैसिलिटी है? क्या गवर्नमेंट कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम कर रही है कि 4 सिगरेट इसकी कैसे छुड़वानी है? क्योंकि मैं जब 40 पे पहुंचूंगा तब आप पैनिक करोगे। मैं तो कह रहा हूँ मैं 4 पे ही छोड़ना चाहता हूँ, क्या मेरे लिए हेल्प है? उन्होंने मैडम, रिस्पेक्टेड मैडम ने बोला, डॉक्टर हरीश यू आर वेरी वेरी राइट, देयर आर नो सच सेंटर्स। तो मैंने बोला इसका मतलब मैडम आप पता क्या कर रहे हो, आप 4 को 40 पे पहुंचने देते हो, उसके बाद वो चरस पे जाएगा, गांजा पे जाएगा, अल्कोहल करेगा, तब हम उसको डी एडिक्शन सेंटर में भेजेंगे। और मैंने कहा क्या आपने देखा डी एडिक्शन सेंटर की हालात? मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ, बुरे हाल, पैथेटिक सिचुएशन। पैथेटिक मतलब ऐसा हाल है कि वहाँ कोई जाना ही नहीं चाहता, वो कहता है इससे बढ़िया तो भाई मैं सुट्टा पी के, मैं तो, मेरे को मरीज पता क्या बोलता है, डॉक्टर साहब कैंसर से मरूंगा, वहाँ जाके नहीं मरूंगा। अच्छा, in this case which is more important, medicine या विल पावर?
सर दोनों इंपॉर्टेंट है। अब विल पावर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसने डिसाइड किया कि मुझे ये छोड़ना है, तो मेडिसिन विल जस्ट हेल्प यू टू गेट आउट ऑफ दिस मैस। तो हमें कब फील हुआ कि अगर सपोजिंगली इफ किसी ने सोचा कि करना है, विल पावर आ गई है ना, उसे कब फील हुआ कि मुझे, या उसे कब समझ जाना चाहिए कि मुझे मेडिसिन की नीड है? अगर वो ट्राई कर रहा है, सपोज लेट्स से कि वो 20 सिगरेट पीता है, 20 से वो 10 पे आ गया, 10 पे 5 पे आ गया, तो ये विल पावर है ना। तो हमें हैट्स ऑफ करना है उसको, क्योंकि उसको ना प्रॉब्लम है, निकोटिन डिपेंडेंट है ना। इट इज़ द निकोटिन विच इज़ मेकिंग यू डिपेंडेंट। तो अगर वो बंदा 20 से 5 पे आया तो ये उसकी विल पावर है। अब वो 5 से नीचे नहीं आता, मेरे पास लोग आते हैं डॉक्टर साहब 5 से कम नहीं कर पा रहा, तो नाउ ही नीड्स मेडिकेशन। तो हम सबसे पहले पेशेंट को ये बोलते हैं, मैं पेशेंट भी नहीं बोलूँगा उसको, मैं बोलूँगा कि व्हाट वी डू इज़, व्हाट आई एम डूइंग इज़, आई एम जस्ट टेलिंग कि भाई आप किस लेवल तक अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो हैप्पीली, कि आप अंदर से सेटिस्फाइड हो। तो अगर वो 5 कर रहा है, सपोज 5 को क्विट करने में हमें 5 महीने भी लग जाते हैं, तो इट विल नॉट बी एनी। एक सवाल है कि एक मतलब दिस में नॉट बी अ टर्म, दिस वुड बी माय टर्म बोलो तो, कि ट्रीटमेंट एक्सेप्टेंस, कि भाई मुझे ट्रीटमेंट कराना है, इसकी एक्सेप्टेंस इन दी सोसाइटी कितनी है आपके हिसाब से? कि मतलब आई नीड द ट्रीटमेंट एंड आई गो, जैसे मुझे जुकाम हुआ, मैं इनिशियली चला गया, दैट इज ट्रीटमेंट एक्सेप्टेंस, कि भाई मुझे कराना है। एकदम खराब होने के बाद ही गया तो वो एक्सेप्टेंस नहीं वो हुई, तो चारा ही नहीं है, दैट इज मैंडेटरी हो गया ना। मैंडेटरी। तो हाउ यू टेक दैट थिंग एंड Sir, it is very, very less. It is very, very less. So I would say only 10% of the people they seek the treatment at the beginning. और जब अब उसका ऑक्सीजन डाउन जाएगा, खांसी होगी, फीवर नहीं टूट रहा, वो जाना ही पड़ेगा उसको डॉक्टर के पास। वो सब कुछ ना पहले अपने हथियार सब अपनाएगा, होम बेस्ड रेमेडीज करेगा, लोगों की सलाह करेगा, गूगल यूनिवर्सिटी पे जाएगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जाएगा, इधर उधर सलाह करेगा, फिर केमिस्ट के पास जाएगा। उसके बाद दैट इज द हेल्थ सीकिंग बिहेवियर। हेल्थ सीकिंग बिहेवियर इज वेरी मच डिलेड इन दी, आई वुड से एंटायर इंडिया। वेरी वेरी फ्यू पीपल दे सीक द अर्ली अपॉइंटमेंट एंड दे सीक द अर्ली ट्रीटमेंट। एंड आई टेल यू कि दोज हु सीक द अर्ली ट्रीटमेंट एंड अर्ली अपॉइंटमेंट और अर्ली उनको अगर वो इलाज मिलता है, तो वो कहते हैं ना स्टिच इन टाइम सेव्स 9। एग्जैक्टली। अगर टाइमली आप उसको लेते हो ना, तो आपकी बीमारी इतनी नहीं बढ़ेगी, आप उसको इतने में ही समेट लोगे। अच्छा, as we are talking about addictions, what better work, addiction pills or therapy? सर इट इज़ दी बोथ ऑफ देम। अब उसके अंदर जो बोलते हैं कि जो लोग एडिक्शन करते हैं, जिनको कुछ सब्सटेंस लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनको, उसको कहते हैं CBT, C फॉर कैट, B फॉर बॉम्बे, T फॉर टाइगर, दैट इज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज ट्रिगरिंग देम। अब मान लो कि सपोज आप हो, आप कहते हो कि मैं पूरा दिन सिगरेट नहीं पीता, लेकिन मैं उसको देखता हूँ ना बंदे को, तो मेरा खून खोल जाता है कि मैं उसको मार दो पकड़ के। तो मेरा वो, तो इसका मतलब हमने आइडेंटिफाई किया ना। तो अगर हम समहाउ, अगर आपकी वो बीवी नहीं है या कोई और ऐसा बंदा नहीं है जो आपकी वो है, जस्ट किडिंग तो मुझे लगता है अगर हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं, या उसको नहीं विड्रॉ कर सकते, तो आप अपने आप को सिचुएशन से तो विड्रॉ कर ही सकते हैं ना। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, इसीलिए ट्रीटमेंट साथ में एग्जिस्ट करता है। ओके, एज हमने पूरे अभी तक ट्रीटमेंट्स की बात करी है ना, या मेडिसिन की बात करी है, आपको क्या लगता है कि फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी या फिर जनरल एक्सेसिबिलिटी, जो फाइनेंशियली बंदा डिपेंडेंट, मतलब दैट नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट्स, हाउ मच दैट इज इन इंडिया राइट नाउ? सर देखो अगेन, जैसे आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, जब डॉक्टर के पास, जैसे कोविड के बाद में ये बड़ा इंपॉर्टेंटली लोगों को समझ आया कि अगर खांसी होगी तो उनको चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना है, पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाना है। तो ऐसे ही हार्ट के लिए लोग कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, स्किन की प्रॉब्लम होती है डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। अगर किसी को ट्यूमर हो, कैंसर हो, यस, कीमो में ही तो खत्म हो जाएगा। तो सर अभी देखो सरकार के बहुत सारे अभियान भी हैं, जिसके अंदर सरकारी अस्पताल है, हालांकि दे आर ओवरलोडेड, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। बट मुझे लगता है कि एक अगर अच्छा प्रैक्टिशनर है, अब सर इसका ना बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मेरे पास ना एक रिक्शा चालक आता है जो कि हार्डली 200-300 और 400 रुपये बनाता होगा, एंड वट एवर आई कुड डू फॉर हिम, फॉर द सोसाइटी, मैं अपना उसके साथ मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर करता हूँ। वो मुझे एक ही बात बोलता है कि सर आप मुझे अच्छी से अच्छी दवाई लिख के दो, आपके जो पैसे बनते हैं आप मेरे से पैसे लो,
कहता है मैं अगर डेली कमाने वाला बंदा हूँ, अगर मैं 10 दिन आई कैन नॉट अफोर्ड टू बी ऑन द बेड फॉर 10 days बिकॉज आई एम गोइंग टू लूज 5,000 रुपीज इफ आई एम अर्निंग 500 रुपीज पर डे। कहता अगर आप मैं एक दिन में ठीक हो जाऊंगा तो अगर मेरे 2,000 लग भी जाते हैं ना तो मैं 3,000 बचाऊंगा। तो इट इज अबाउट दिस मेंटालिटी। तो लोग क्या करते हैं, लिंगर ऑन करते हैं। तो आप इंडिया में ट्रीटमेंट अगर यूएस के हिसाब से देखो तो इट इज 1/10 ऑफ द कॉस्ट, और सम मेडिसिन दे आर अप्रोक्सीमेटली 1/50th ऑफ द कॉस्ट। तो इट इज अल्ट्रा चीप। डॉक्टर की आपको पता है यूएस के अंदर, यूरोप के अंदर आप जाओगे, जो मेरे दोस्त हैं जो खुद डॉक्टर्स हैं, उनको किसी और डॉक्टर को दिखाना है तो 1 साल की वेटिंग है। इंडिया के अंदर तो मेरे पास अपॉइंटमेंट के लिए सुबह आता है, शाम को उनकी अपॉइंटमेंट मिल जाती है। तो दिस इज द एक्सेसिबिलिटी वी हैव। तो आई थिंक आपको अर्ली लेना चाहिए दवाई। कुछ लोग ऐसे मेरे पास पेशेंट आते हैं दबके की जो बहुत पुअर हैं, वो मेरे से डिस्काउंट्स एक्सपेक्ट करते हैं और मैं देता भी उनको। वो गवर्नमेंट में नहीं जाते क्योंकि कहते हैं हमारा बहुत टाइम, गवर्नमेंट में जाओगे तो पूरा दिन खराब होगा। कहते हैं सर यहाँ पे 2 घंटे में हो जाएगा और हम ठीक हो जाएंगे। अच्छा, दिस क्वेश्चन विच आई एम अबाउट टू आस्क इज कि भाई दिस वुड बी बेटर टारगेटिंग ऑन दी यंगर जनरेशन, मतलब यंगर नहीं बोलेंगे, उस जनरेशन को बोलेंगे जो आई गेस 30, 32, 35 पे है एंड देयर पेरेंट्स आर एजिंग, ठीक है। तो किसी के पेरेंट्स अगर एज कर रहे हैं 60, 65, 70, है ना, तो व्हाट मेडिकल केयर दे शुड बी टेकिंग ऑफ देयर पेरेंट्स, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर नॉट दैट मच अवेयर, पेरेंट्स नहीं रखते ध्यान अपना इतना। तो क्या ध्यान रखना चाहिए उन बच्चों को? सर सबसे पहली बात तो उनका जो भी पेरेंट्स हैं, जो बुजुर्ग हैं 60 से प्लस, उनका एटलीस्ट 6 months to ईयरली चेकअप होना चाहिए विद ऑल दी बॉडी, जिसको फुल बॉडी चेकअप भी आजकल बोलते हैं, कि आप लिवर का देखते हो, किडनी का देखते हो, हार्ट के बारे में देखते हो। तो ये बेसिक वो चाहिए। एंड इफ दे आर ऑन एनी मेडिकेशन द कंप्लायंस दे शुड चेक, कि क्योंकि वो क्या होता है मेजॉरिटी केसेस में सर वो दवाई ले ही नहीं रहे। मैंने आपको 5 R बताए ना, 5 R के अंदर वो राइट दवाई नहीं ले रहे, राइट ड्रग नहीं ले रहे, राइट टाइम पे नहीं ले रहे, राइट पेशेंट ही नहीं है उस दवाई के लिए। आपको पता है लोग मिक्स करते हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली पेशेंट मेरे पास आता है, डॉक्टर साहब मेरे को ना सर्दी खांसी जुकाम हुई, तो मेरे भाई की मेडिसिन पड़ी थी, 60 year old लेडी मुझे कहती है डॉक्टर साहब मेरे बेटे की मेडिसिन पड़ी थी, मैंने वही ले ली। मैं कहा मैडम आपको पता है किस लिए मेडिसिन थी? और वो बहुत ख़राब स्थिति में मेरे पास आई। उसको लगता है अब सिम्टम्स तो वही हैं। अच्छा, छाती के अंदर जब हार्ट अटैक होता है तो छाती में दर्द होता है, आपने भी सुना होगा, सबको पता है। निमोनिया होता है तो भी दर्द होता है, लंग कैंसर होता है तो भी दर्द होता है, टीबी होता है तो भी दर्द होता है, अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो भी दर्द होता है। अच्छा, एसिडिटी होती है तो भी दर्द होता है। अच्छा, नस अटक जाती है तो भी दर्द होता है, आपको झटका लगता है तब भी दर्द होता है। अब आपने दर्द के लिए दवाई ली गैस की, मेरे को दर्द हो रहा है हार्ट का, तो वो कैसे काम करेगी? तो जो घर में जो बच्चे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पेरेंट्स को, बुजुर्गों को टाइमली डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि समहाउ यंग के पास फिर समय है। क्योंकि क्या होता है, डिटोरिएशन, इम्यूनिटी इंटैक्ट है, एनर्जी लेवल ज़्यादा है, तो जो बुजुर्ग हैं उनके अंदर उतना वो नहीं होता। तो टाइमली इंटरवेंशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अभी जैसे वेदर चेंज हो रहा है, एक तो मतलब मुझे ना मतलब पर्सनली वेदर का समझ आ ही नहीं रहा। लास्ट कुछ दिनों में जैसे तूफान दिल्ली एनसीआर ने इतना भयंकर देखा है, आई डोंट थिंक सो कि हमने पहले कभी देखा था इतना भयंकर वेदर, ठीक है। तो व्हाट इज योर टेक ऑफ दैट वेदर चेंज ऑन द हेल्थ? सर सबसे पहली बात तो वी आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द वेदर। हम अगर रेड लाइट पे खड़े होते हैं तो गाड़ी के अंदर हमेशा एसी ऑन होता है। अगर अब हम बिना एसी के हम बैठ नहीं सकते, ठीक है। तो हम लोग वेदर में क्या कंट्रीब्यूट करते हैं और वेदर उसी हिसाब से रेसिप्रोकेट करता है। Okay. अब जैसे कहते हैं कि मई के महीने में 131 साल में इतनी बारिश कभी हुई नहीं दिल्ली में। इतने मई के महीने एक दिन के अंदर इतना बरस गया कि पूरे मई के महीने का ही कोटा उसने पूरा कर दिया। इनफैक्ट वो उससे ज़्यादा हो गया। तो वेदर, नेचर का अपना एक तरीका है आपसे लड़ने का, अपने आप को मैसेज देने का आप लोगों को कि मुझे बचाओ। तो और वेदर का जो टाइमली, जो जैसे गर्मियाँ हैं, सर्दियाँ, जैसे देखो कई बार सर्दी पड़ती नहीं है। लास्ट ईयर दिसंबर तक में कोई सर्दी नहीं थी, सडनली सर्दी आ गई, फिर जब पड़ी तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी। तो इसीलिए, और बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जो उस वेदर के अंदर स्टे करते हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां। अच्छा, आपने देखा होगा पहले जब डेंगू था
डेंगू लास्ट ईयर की मैं बात कहूँ तो डेंगू यूजुअली बरसातों में आता था, और जैसे ही बरसातें 2-2.5 महीने का मानसून दिल्ली में रहता है और वो चला जाता था। एंड लास्ट ईयर इट वाज देयर टिल अक्टूबर नवंबर तक, और इवन फरवरी में भी मैंने डेंगू के केसेस देखे हैं इस साल। तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ नेचर आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ, तुम थोड़ा सा ध्यान रख लो, नहीं तो मैं तुम्हें बर्बाद करूँगा। अच्छा, एक चीज़ और, यू मैंशनड ऑल्सो राइट नाउ, बट जैसे हमारी बॉडी एसी डिपेंडेंट हो रही है, मतलब रात को लाइट चली जाए तो नींद नहीं आती, गाड़ी में एसी के बिना बैठ नहीं सकते, ऑफिस में एसी के बिना नहीं बैठ सकते, ठीक है, तो हाउ यू टेक दैट पर्टिकुलर, दैट इज ऑल्सो एन एडिक्शन ना ऑफ ए बॉडी, नॉट योर्स, मे बी ऑफ ए बॉडी, तो उसका इफेक्ट क्या देखते हैं बॉडी? सर उसका इफेक्ट है कि जो अगर आप जो कॉन्स्टेंटली एक्सपोज टू द सिंगल थिंग, अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने आपको सारी जिंदगी ना राजमा चावल खिलाए और कुछ खिलाया ही नहीं, अब एक दिन सडनली मैंने आपको बोला कि एक काम करो, अब आप शाही पनीर भी खा लो, आप कभी भी नहीं खाओगे, आप कभी ट्राई नहीं करोगे, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी राजमा चावल है। तो वंस यू आर एक्सपोज टू ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, आपकी बॉडी को दूसरा एक्सपोजर मिलेगा, सेंसिटाइज होगी, तभी आपकी बॉडी अकॉर्डिंगली उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करेगी, जिसको अडेप्टेबिलिटी बोलते हैं। अब आप धूप में निकल ही नहीं रहे, आप एक्सरसाइज कर नहीं रहे, आप कह रहे हो भाई मुझे तो स्वेटिंग हो रही है, आप अपने आप को आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चे कहते हैं नाजुक है ये बच्चा, धूप में आता है तो इसको ना नजला जुकाम लग जाता है, वो भाई उसको एक्सपोज ही नहीं कराना चाहते। अच्छा, जो मिनरल वाटर पीते हैं वो क्या बाहर सड़क का पानी पीते हैं, वो कह रहे डायरिया लग जाता है, भाई उनकी गट को लेट देम एक्सपोज टू दैट वाटर, उनकी गट के अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बने जो लड़ने दो उनको नेचुरली। वही हम इम्यूनिटी की बात जो स्टार्टिंग से कर रहे हैं, यही इम्यूनिटी का क्या मतलब है, सेंसिटाइजेशन। आप जब अक्रॉस किसी चीज के आओगे, आपकी मेमोरी रहेगी। शुरू में हमने बात की कि आपकी बॉडी के अंदर एक कीटाणु घुसा, बॉडी को याद रहा अगली बार ये घुसेगा तो इसको मारूंगी, आप 10 कीटाणु, अब इसका मतलब ये नहीं नाली से उठा के खाओ, इसका मतलब, लेकिन आपकी बॉडी, भगवान ने आपको पता है जो भगत सिंह जी थे वो कितने टाइम तक भूखे रहे, भगत सिंह जी भूख से कोई नहीं मरा, ओवर ईटिंग से लोग मरते हैं। तो आप इमेजिन करो कि आप अपने आप को एक्सपोज करोगे डिफरेंट, आप हर नेचर में, हर वेदर का आप एंजॉयमेंट करोगे, तभी आपकी बॉडी बची रहेगी, नहीं तो नहीं बची। मैं ना भी मतलब रिसेंटली मॉर्निंग वॉक के लिए गया था, तो वहाँ पर एक लड़का जॉगिंग कर रहा था, ठीक है, एंड ही वाज जॉगिंग एंड ही हैड दैट पर्टिकुलर फैन इन हिज हैंड, जो इलेक्ट्रिक वाला नहीं होता, तो वो उसके मुंह पे था, वो चल रहा है, ही वाज जॉगिंग कि पसीना ना आए, पसीने बहाने आया है, और पसीना नहीं आना चाहिए। अब इमेजिन करो ना कि अब ऐसे बच्चे, अच्छा बड़े सारे बच्चे जो आते हैं, आप देखोगे ना, नहीं वी कांट गिव देम दिस मिल्क, वी कांट गिव देम दिस, हम तो यही देते हैं, हम तो देते ही नहीं है। अरे भाई व्हाई यू आर नॉट एक्सपोजिंग। अच्छा, ये फन वाला पार्ट है थोड़ा। हुआ क्या कि अभी जैसे मेमोरी की बात करें ना, कि भाई कोविड है तो वैक्सीन नहीं लेते कि मेमोरी बनी रहे, हमें ऐसे ही पानी पी लेना चाहिए बाहर से कि इम्यूनिटी बन नहीं रहे, मेमोरी बन रहे। तो एक मेरा फ्रेंड था, मैंने उसको मतलब अभी पढ़ा था हमने, तो ऐसे डिस्कशन कर रहे थे, उसको उन दाड़ों छोड़ा उसने कुछ टाइम के लिए पीना, तो उस दिन ना वो कहता बीच से पी लेता हूँ, मैंने क्यों, कह रहा मेमोरी बनी रहनी चाहिए बॉडी के अंदर, लिवर को याद रहना चाहिए कि ये दारू इसने पीनी बंद नहीं की, कभी कभी पी लेता है। अच्छा ठीक है। अच्छा, एनी as you are from the medical field properly, and आप लोगों को अवेयर कर रहे हो कि कैसे हैबिट्स से चेंजेस कर सकते हैं, हाँ। तो एनी स्टार्टअप विच यू हैव सीन जो आपके इस आइडियोलॉजी को मैच करता हो, और एनी स्टार्टअप जो आप सोच रहे हो विच इज मैचिंग योर आइडियोलॉजी, और एनीथिंग विच यू वुड ask someone in the community or in the audience कि भाई ये करो, this is much more needed। अभी मैं एक स्टार्टअप के ऊपर काम कर रहा हूँ, जो कंपनी हमने फॉर्म किया उसका बोरिंग मेडिकल कंपनी नाम है, और बोरिंग इज प्रोबेबली द सेकेंड टाइम इट इज एवर यूज्ड इन द एंटायर वर्ल्ड। बोरिंग का जो वर्ड वो मिला, वो एलन मस्क की कंपनी है, वो क्या करता है, समंदर के नीचे टनल बना रहा है, तो दिस इज हाउ द बोरिंग वर्ड कम्स इन। तो बट हमारे नाम के अंदर आयरनी है, मतलब विपरीत है। विपरीत ये है कि वी आर नॉट बोरिंग, तो हम आई एम जस्ट कमिंग अप विद अ ब्रेकअप पिल। ब्रेकअप पिल का मतलब है कि जो यंगस्टर्स हैं, तो जिसके अंदर आपने देखा होगा सुसाइडल रेडिएशन होती हैं आजकल, जो यंगस्टर्स हैं उनके बहुत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में आ रहे हैं, ब्रेकअप हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का कुछ होता है, और वो बंदे इतने सैड हैं
कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी एग्जाम में परफॉर्मेंस क्या होगी, क्या हो रही है। हमारे माँ बाप ने हमें 16-17 साल का बड़ा कर लिया, बट वो अपनी दुनिया में जी रहे हैं, एंड दे आर जस्ट स्टिकिंग टू द नेटफ्लिक्स, एंड दे रिजॉर्ट टू द ऑप्शंस ऑफ लाइक वेपिंग टिपिंग। वेपिंग। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टुडे इज द वर्ल्ड नो टोबैको डे। इस बार की जो थीम है, उन्होंने बोला इंडस्ट्रियल टैक्टिक्स ऑन द टोबैको एंड टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट फॉर इट्स प्रमोशन। प्रमोशन के लिए क्या करते हैं? अच्छा, आप जैसे आपने एक चीज देखो, मैं ना बीच में बैठा था तो वो कहता है कि ना सिगरेट की एड ना बैन है। मैं कहा सिगरेट की एड को ना सिगरेट की दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको पता क्या करना है? धुएं को छल्ले, मतलब मैं हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो आप बता रहे हो कि सिगरेट से ही उड़ेगा। अच्छा, उसके बाद कांटे मूवी थी 2002 में आई थी, जाने क्या होगा हमारे। उसके बाद फिक्र को नहीं, उसमें था कि सिगरेट के धुएं का छल्ला बना के। अब मेरी बात सुनो, सिगरेट को हटा दो, मैं बोलूं धुएं का छल्ला बना के, सबको पता छल्ला किससे बनता है, एवरीबडी नोज। तो उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई, मैंने बोला कि राम तो आपको ऊपर जाके बताएंगे, भगवान राम, मैं आपको नीचे बताता हूँ कि क्या क्या आपके साथ हो सकता है। तो इमेजिन, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि दैट इज व्हाट आवर स्टार्टअप इज। तो वी आर बेसिकली रिलाइंग ऑन द न्यूट्रास्यूटिकल थिंग्स along with certain ingredients which we have added. So we have got a pill for everything. We plan to get it for the exam stress. तो pill के लिए आपने देखा है कि जैसे हमारा जो वो है कि हम लोगों को ओवरकम करेंगे जो प्रॉब्लम है, क्योंकि नॉट रिजॉर्टिंग टू दी स्लीपिंग पिल्स, टू दी एडिक्टिव सब्सटेंसेस, टू दी अदर। जैसे कई लोग सुसाइडल आइडिएशंस होती हैं, कई लोग कहते हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, जैसे रिबेलियन बन जाते हैं। तो वी आर ट्राइंग टू हेल्प। जैसे मोदी जी का आपने देखा, तो मोदी जी परीक्षा पे जो चर्चा करते हैं, उसका पर्पस ये होता है कि उससे देखो फायदा ये होता है कि आपको ना रिलैक्स करना है। सो हम उसी को पिल के थ्रू, न्यूट्रास्यूटिकल के थ्रू कर रहे हैं, जिनके अंदर हमने हर्ब्स को वेरियस कॉम्बिनेशन के अंदर मिक्स किया है। तो वी ट्राई टू मतलब टेक दिस ब्रांड टू अ वेरी हाई लेवल। तो हमारा ये प्लान है कि देयर इज अ पिल फॉर एवरीथिंग, एंड इट इज सबसे बेस्ट पार्ट इज इट इज अ नॉन हैबिट फॉर्मिंग। ओके। आप उसको कभी भी छोड़ सकते हो, अगर आपको लगता है आपने एक पिल खाई, आप ठीक हो तो छोड़ दो। तो बेसिकली इट्स अ बिहेवियरल थेरेपी बोल सकते हैं। यस। तो इट विल हेल्प यू। जैसे मान लो कि अब कई लोग मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इसकी क्या जरूरत है, तो मैं उसको ना एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ आप ना सपोज सब्जी तरकारी लेने जाते हो, अगर आपको दूध लेने जाना है तो मदर डेयरी पास में है तो आप पैदल जाते हो। अब आपको सपोज 2-4 किलोमीटर जाना है तो आप एक्टिवा जाते हो। अब आपको हरिद्वार ऋषिकेश जाना है तो आप एक्टिवा पे तो नहीं जाओगे, गाड़ी पे ही जाओगे ना। तो यू हैव अ डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सो दैट आप अपनी मंजिल पे पहुंच सको। तो सेम वी हेल्प द पीपल कि अगर किसी इंसान को, अब अगर मान लो कि उसको जाना है तो उसको क्या ज़रूरत है कि साइकाइट्रिस्ट के पास जाने की, ये जो डिफरेंट एडिक्शन जो सब्सटेंसेस हैं अब्यूज़ करने की क्या ज़रूरत है। तो वी कैन हेल्प देम आउट इन गेटिंग आउट ऑफ दैट मेस। सो दैट इज़ व्हाट द प्लान इज। ओके। तो अभी स्टार्ट हो गया, मतलब यू हैव लॉन्च? अभी हम लोग का लॉन्च होने वाला है वेरी सून, और सारा प्रोडक्ट डिज़ाइन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। कंपनी अभी वी आर वेटिंग सम फॉर सर्टिफिकेशंस, सो आई थिंक नेक्स्ट फोर्टनाइट के अंदर। यस। ओके। सर एक चीज़ और था, जैसे कई लोग स्मोक नहीं करते लेकिन वो हुक्का पी लेते हैं, ठीक है, जो अपने हुक्का बार्स होते हैं, यहाँ हुक्का मिल होता है, तो क्या वो कम हार्मफुल होता है कंपैरेटिव टू? इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। अगर रफली जो एक हुक्का होता है वो अराउंड 35 सिगरेट्स के बराबर होता है। ओके। तो इमेजिन करो, साथ में सिगरेट ना यूजुअली यू डोंट शेयर विद एनीवन। जब आप जाते हो, जब पहली बार आपके पास हुक्का लेके आता है तो ऊपर छोटी सी टिप होती है, वो बनाता है पहले, वो चेक करता है जो आपको देता है हुक्का वाला, जो फिर वो जो फ्लेवरिंग वगैरह चेक करता है, देखता है कोयला ठीक से लगा, प्रेशर आ रहा नहीं आ रहा, धुआं बन रहा नहीं बन रहा, छल्ले बन रहे नहीं बन रहे। अब आपने यूज़ किया, सपोज आपको कॉफ एंड कोल्ड था, मान लो आपको कोविड के माइल्ड सिम्टम्स थे जो आजकल जैसे रैम्पेंट हो रहा है, आपको पता नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने वही, क्योंकि पाइप तो वही है, आपने सिर्फ ऊपर की टिप यूज़ करी। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी अदर इन्फेक्शियस लंग कंडीशंस लाइक टीबी, निमोनिया, वायरल इन्फेक्शंस और दी अदर इन्फेक्शंस। और आपको ना ये जान के आपको बड़ा वो होगा कि मेरे पास एक पेशेंट आया, उसको हमने जो डिजीज़ हमने जो बनाया, उसका डायग्नोसिस दैट वाज पॉपकॉर्न लंग। ओके। तो पॉपकॉर्न, अब लोग सोचते हैं पॉपकॉर्न लंग क्या होता है, सबने वो मूवी देखने जाते हैं, सब वो पॉपकॉर्न खा रहे होते हैं। तो होता ये है कि जब आप
वेप यूज करते हो तो वेप की फ्लेवरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो टैक्टिक्स यूज करती है इंडस्ट्री, उसको आपको पता है इंडिया में बैन है। इंडिया के अंदर एक पैका है, पैका एक्ट लगा जो 2017 के अंदर, एक कोप्टा एक्ट है। कोप्टा एक्ट के अंदर ये था कि जो सिगरेट और जो इसकी प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल वेल एवरीथिंग इज बैन। फिर पैका होता है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, जो एक्ट लगा। तो जब वो लगा तो ये तो बैंड है इंडिया में, तो लेकिन आप पनवाड़ी की दुकान पे जाओगे तो आपको मिलेगा। तो हाउ यू आर गोइंग टू प्रोक्योर दैट? इसका मतलब कहीं ना कहीं से आ रहा है। अब उन्होंने क्या किया, शेप उसको पेन ड्राइव की शेप में बना दिया, छोटा कर दिया, छोटा कर दिया। वो क्या होता है जब आप और वही जो लोग हैं जो इसको वहां से लेके आते हैं, वो क्या करते हैं, आप जैसे लोगों को, एक इनोसेंट बंदे को पैसे देते हैं, भाई तू जाएगा दुबई, तू बहरीन जाएगा, तू गल्फ कंट्रीज में जाएगा, वहां तो मिल रहा है, यूरोप में मिल रहा है, तो हमारे लिए ना 100 पीसेस लेके आएगा। अब वो कस्टम्स क्लियरेंस भी हो जाती है, उनको हर किसी को तो चेक कर नहीं सकते। नोबडी इज सब्जेक्टेड। 100 में एक बार पकड़ा गया, 100 में एक बार पकड़ा गया। अब वो पकड़ा गया तो पकड़ा गया, बाकी तो हो गए। और कस्टम्स वाले भी क्या ही करेंगे, उसको सीज तो करेंगे और क्या करेंगे, छोड़ ही देंगे। कोई ना कोई जान पहचान निकाल के लोग जितने हैं। अब इमेजिन करो 1200-1500 रुपए में मिलता है। तो उन्होंने क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट फ्लेवरिंग। अब जो फ्लेवरिंग एजेंट है, सेम आपने देखा होगा कि एक कंपनी है शायद 3200 BC, जो कि पॉपकॉर्न को कैरामलाइज करती है। ओके, वो क्या करती है, कैरामलाइज करके पॉपकॉर्न को, जो पॉपकॉर्न को कैरामलाइज करके जो डाई यूज करते हैं उसे डाई एसिटाइल कहते हैं। डाई एसिटाइल सेम वही एजेंट जो फ्लेवरिंग एजेंट है वो वेप्स में यूज होता है। Okay. तो आपने एक सीरीज देखोगी नेटफ्लिक्स में, उसका नाम है जोल। जोल सीरीज के अंदर जो दो उसके मालिक थे, एक एडम था, एक जेम्स था। तो उसको बाद में पकड़ लिया, बड़ी यूएस की रेगुलेशंस लगी। आप देखना नेटफ्लिक्स की, ट्रू सीरीज। तो जब उन्होंने डिवाइसेस बनाए, जूल पॉड्स बनाए, उन्होंने ये क्या किया, बेसिकली उन्होंने डिफरेंशिएट किया बर्न और हीट। जब आप सिगरेट चलाते हो तो बर्न करते हो, आप आग लगाते हो ना, लेकिन जो वेप होता है वो बर्न नहीं करता, वो हीट करता है। वो हीट करता है। तो आपने जो उसको, जो बैटरी है वो उसको हीट करती है, हीट करने से वेप प्रोड्यूस होता है। तो सेम बर्न और हीट का कॉन्सेप्ट है। तो उन्होंने इंजीनियरिंग जो करी, वो एनर्जी क्रिएट होता है, एनर्जी क्रिएट। अब आपको पता है जो जूल थे, अभी जो डिवाइस है, दैट डिवाइस इज वेरी वेरी डेंजरस। सो इट इज व्हाई इट इज डेंजरस। आपने देखा लोग मैरिजुआना, जो जिसको मॉर्फिन बोलते हैं, चरस गांजा जिसको बोलते हैं, क्या करते हैं, सिगरेट को खोलते हैं, निकोटिन निकालते हैं, सिगरेट को ओपन करते हैं, उसके अंदर जो भी घास फूस होती है वो डालते हैं, दोबारा रोल करते हैं, पीते हैं, जिसको जॉइंट बोलते हैं, पीते हैं ऐसे ही। उस डिवाइस के अंदर आप लीव्स रखो, वो डिवाइस सेम आपको वो फीलिंग देगा, फीलिंग देगा। तो और ये बताया है उस मूवी, उस जो नेटफ्लिक्स की सीरीज है। तो इट इज नॉट ओनली दी, इट इज बीइंग मार्केटेड एज अ ऑल्टरनेटिव टू द सिगरेट। WHO बोलता है कि वेप जो है, ई सिगरेट्स हैं, दे आर नॉट बीइंग यूज्ड फॉर दी स्मोकिंग सेसेशन। मार्केट ये करती है, मार्केट में कहता क्या बताते हैं, मार्केट ये बताता है कि अगर आप स्मोक करते हो तो ये ले लो, आपकी सिगरेट छूट जाएगी। अच्छा, ऑब्वियसली किसी चीज को छोड़ना है तो उसके बेसिक्स को समझना पड़ेगा। तो व्हाई पीपल स्मोक? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसमें जब एक स्टडी हुई, जो WHO की स्टडी, उसके अंदर ये था कि मेल और फीमेल के पैटर्न को ना उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो सबसे पहले जो मेल स्मोक करता है वो दैट इज एक्सपेरिमेंटल स्मोक। वो ट्राई करता है, जैसे कहते हैं यार एक बार ट्राई तो करके देख यार, तेरे को मजा आएगा। अब उसने ट्राई किया। अब उसके बैक ऑफ माइंड पे क्या होता है, सबसे पहले आपने देखा होगा बच्चे से जब आप मिलोगे ना, आप किसी 10 साल के बच्चे से मिलो, उसकी उम्र पूछो, कहेगा मेरी 12 साल उम्र है। और आप किसी बंदे से या बंदी से उम्र पूछो तो वो कम करके बताएंगे, बच्चा बढ़ा के बताता है। क्योंकि बच्चा क्या करता है, अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है, अपने आप को प्रोजेक्ट करता है कि मैं अपनी दुनिया में एक समर्थ आदमी हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं डिसीजन ले सकता हूँ, मैं अच्छा काम कर सकता हूँ और मैं बड़ा दिख सकता हूँ। वही दिखाया जाता है ना, वही दिखाया जाता है, मेल डोमिनेंस सोसाइटी। यस, उसको अल्फा मेल दिखाया जाता है, उसको मेल डोमिनेंस दिखाया जाता है। तो दैट इज द रीजन पीपल टेक अप फॉर स्मोकिंग। जब वो शुरू करते हैं तो उनको तो ना पता होता है निकोटिन क्या है, तो दे स्टार्ट एज अ एक्सपेरिमेंटल स्मोकर, बाद में वो हैबिट बन जाती है। जैसे वो एक आपने देखा ना, बच्चा बोलता है ये हैबिट है, ये हैबिट है, तो हैबिट बन जाती है। अब हैबिट कैसे बनती है, आपने एक सुट्टा मारा किक के लिए, अब आपने क्या किया, अब सुट्टा क्या होता है कैटेगोरिकली, जब आप स्मोकिंग करते हैं निकोटिन की वजह से आप पीते हैं, निकोटिन के साथ में 5000 केमिकल आप
सुट्टे में लेते हैं, वेप के अंदर 2000 केमिकल्स लेते हैं अलग से, जो निकोटिन के अलावा। आपके ब्रेन के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहते हैं डोपामिन। डोपामिन का काम क्या होता है? वो आपको रिवार्ड देता है। आपने सपोज किसी गरीब की हेल्प करी, आपको अच्छा लगा, आपने कोई अच्छा काम किया, ब्लड डोनेट किया, आपने कुछ और अच्छा किया, सपोज आपने एक बिजनेस के अंदर डील क्रैक करी, आपको अच्छी फीलिंग आएगी, तो आपको डोपामिन आपका सिक्रेट हुआ। अब आप स्मोकिंग से डोपामिन सिक्रेट करा रहे हो, तो मुझे बताओ, एफर्ट्स करके डोपामिन सिक्रेट कराना और बिना एफर्ट के अब आप सुट्टे मार मार के डोपामिन सिक्रेट करवा रहे हो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई फीमेल टेक अप फॉर स्मोकिंग? तो फीमेल जो है वो पतला रहने के लिए स्मोकिंग का सहारा लेती है, क्योंकि टेस्ट बर्ड्स को किल करता है। तो उनको भूख, जो लड़कियां जिनको लगता है कि हमें भूख, क्योंकि भूख सबको लगती है, गला सबका सूखता है, तो उनको लगता है कि भाई हमें भूख को कंट्रोल करने के लिए वी टेक अप द स्मोकिंग। अब वो स्मोकिंग लेती है, लेकिन आजकल तो बंदियां भी उतने ही सुट्टे फूक रही हैं जितने बंदे फूक रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और है इसमें, जब स्मोक करता है कोई, तो उसके बाद बॉडी बहुत रिलैक्स और मतलब लूज हो जाती है। व्हाई इज इट सो? सर, क्योंकि निकोटिन जो होता है वो हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। तो जब हमारा सिस्टम एक्टिवेट, आपने देखा है ना, मूवी के अंदर दिखाते हैं कि मुझे छोरी एक जला, जरा मुझे टॉयलेट नहीं जाना, क्योंकि अब आप जाते हो कि यू फील रिलैक्स्ड, क्योंकि आपको, आपके एक तरीका है आपको अपने आप को ना, आप एक पैनिक मोड में हो, आप अपने बैठे हो ऑफिस में काम कर रहे हो, अरे यार सुट्टा पीता हूँ, यार सुट्टा पीता हूँ, थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाएगा, डोपामिन। अच्छा, एक चीज़ और, कई लोगों ने मतलब स्मोकिंग को अर्ली मॉर्निंग जो स्टमक के Rituals, है ना, उसमें भी बहुत रिलेट करते हैं कि व्हेन आई स्मोक आई मतलब द स्टूल पासेस वेरी स्मूथली, आराम से हो जाता है। इज इट सो? देखो सर, वो उसका मैं बोलूँगा कि निकोटिन जो होता है वो हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जो कि विच हेल्प्स इन द इवैक्यूएशन ऑफ द स्टूल, इट इज़ ट्रू। बट एक मैं आपको बताता हूँ, रिसर्च कहती है कि जो लोग सबसे पहले उठने के कितनी देर बाद स्मोक करते हैं, उनके क्विट करने के चांसेस उतने डिफिकल्ट होते हैं। जो बंदा बेड से उठने के 5 मिनट के अंदर सुट्टा जला लेता है, वो कभी क्विट नहीं कर सकता। तो कभी क्विट नहीं कर सकता। वो कभी क्विट नहीं कर सकता। अच्छा, व्हेन समवन क्विट्स द स्मोकिंग, तो क्या जो उसके इफेक्ट्स बॉडी पे आए हैं, चाहे लंग्स पे आए हैं या चेस्ट पे आए हैं या एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, क्या वो रिवर्स हो जाता है? और रिवर्स होता है तो कितने टाइम में? सर देखो, जो सिगरेट बताता है कि उसके अंदर ना 2 कैटेगरीज हैं। पहला इज नेवर स्मोकर, नॉन स्मोकर एंड द करंट स्मोकर। करंट स्मोकर जो है कि जो पी रहा है। नेवर स्मोकर का मतलब ये है कि जिसने कभी सिगरेट पी नहीं, ठीक है। और नॉन स्मोकर वो है जिसने अपनी जिंदगी में 100 से कम सिगरेट पी है। ओके, दैट इज अ नॉन स्मोकर। नॉन स्मोकर को भी कैंसर का रिस्क है, लेकिन उसको बहुत कम रिस्क है। नेवर स्मोकर को तो बिल्कुल भी नहीं है, जीरो। तो इसका मतलब अगर आपने 100 से कम सिगरेट पी है, फूकी है, तब भी आपको रिस्क रहेगा लाइफ टाइम में। जो करंट स्मोकर है उससे कम ही होगा, लेकिन होगा जरूर। तो आपने अगर कभी सुट्टा मारा है, तो आपको जिस दिन आपने पहला सुट्टा मारा, आपको हार्ट अटैक का, आपको ब्रेन डिसऑर्डर्स का, आपको और डिसऑर्डर्स का रिस्क रहेगा। इट इज वेरी 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 लेस, दो इट इज स्टिल गोइंग टू बी देयर ऑलवेज। तो रिवर्सिबिलिटी जो रिमूव्ड, सर वो रिमूव नहीं हो सकता। ओके, तो आप उसको कंटेन कर सकते हो। आप क्या करते हो, लंग्स के अंदर जो डैमेज, सपोज आप ऑन गोइंग स्मोकर हो, आपके लंग्स के अंदर जो डैमेज होगी वो कभी रुक नहीं सकती। आप डिटॉक्स नहीं कर सकते। आप फ्यूचर डैमेज को बता सकते हो। जैसे एक सिंपल सी बात है कि कमरे के अंदर आग लग गई। जब कमरे के अंदर आग लगी तो आपने पानी मारा, तो जो दूसरे सामान थे उसके अंदर भी पानी गया, खराब हुए। तो आप जो दूसरी होने वाली डैमेज है कि भाई ग्राउंड फ्लोर पे ना जाके दूसरे कमरे में ना चले जाए, हम उसको तो प्रिवेंट कर सकते हैं, बट उसके डैमेज को हम कभी रोक नहीं सकते, वो कभी ठीक नहीं कर सकते। बट काफ़ी लोग जैसे नशा करते हैं, दे आइदर ड्रिंक और स्मोक और एनी अदर, चाहे वो वीड करें या marijuana करें, कुछ भी करें, तो दे डू इट कि भाई नींद अच्छी आती है, स्लीप। तो वो लोग डिपेंडेंसी कैसे हटाए इससे? सर देखो, सबसे पहले तो स्मोकिंग आपकी नींद को डिस्टर्ब करता है। हालांकि कुछ लोग चाय का भी सहारा लेते हैं। अल्कोहल आपको सुलाने में मदद करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन स्लीप की हमारी 2 स्टेजेस होती हैं। एक स्लीप स्टेज होती है जिसको क्वालिटी स्लीप बोलते हैं। तो आपको वो सुला जल्दी देता है, लेकिन जो स्लीप की क्वालिटी है
उसको खराब करता है, क्योंकि अगले दिन आपको फिर फील होता है कि यार मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है। तो अल्कोहल आपको सुलाने में मदद करता है, मेंटेन स्लीप की क्वालिटी को और उसकी क्वांटिटी को मेंटेन नहीं करता। इसलिए जितना आपने देखा होगा, जो लोग भी ड्रिंक करते हैं एक्सेसिवली सोने के लिए, वो उनको सुला देता है, लेकिन अगले दिन वो बहुत जल्दी उठते हैं। कभी आपने 4 पैग मार के आप देखो, रात को आप 12 बजे सोए, सुबह 4 बजे आप उठ जाओगे, समझ। तो वो स्लीप, जो आपकी डीप स्लीप का पार्ट है ना, उसको वो खराब करता है। ऑनसेट में जरूर हेल्प करता है, इसमें कोई डाउट। अच्छा, काफ़ी लोग दे डोंट ड्रिंक अल्कोहल, मतलब नॉट, मतलब वाइन, मतलब दे स्विच ऑन टू वाइन, है ना? हाँ, तो क्या वाइन इज अ सेफर चॉइस फॉर पीपल? नहीं, इट इज़ नॉट अ सेफर, इट इज़ इक्वली बैड। सर, जो बुरा है वो सब चीज़ें बुरी हैं, चाहे वो हम वेप की बात कहें, हुक्का की बात कहें, सिगरेट की बात कहें, या एनी अदर फॉर्म ऑफ द टोबैको। सेम अल्कोहल इज़ बैड इफ इट इज़ अ बैड, बी इन द फॉर्म ऑफ द बियर, वाइन, टकीला, विस्की, कुछ भी कह लो, जिन विन, कुछ भी, ब्रांडी ब्रांडी, कुछ भी कह लो। अच्छा, और ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग और एनी अदर टाइप ऑफ एडिक्शन, इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है फैमिली रिलेशंस में और पर्सनल रिलेशंस में? सर, बहुत फ़र्क है इस पे। अभी हाल ही के अंदर एक उसमें आया कि एक बच्चा है जो कि वेप के ऊपर डिपेंडेंट है, बिकॉज बॉडी, इट इज़ द सब्सटेंस दैट मेक्स यू डिपेंडेंट ऑन दैट थिंग। लेट्स से कि यू आर डूइंग द निकोटिन, तो निकोटिन विल नॉट लेट यू थिंक अबाउट इट। आपको वो क्या करेगा, चोरी भी करवाएगा आपसे। वो जैसे नशेड़ी होते हैं, आपने देखा होगा ना, लोग सलोचन लेते हैं, आपने देखा होगा मार्केट के अंदर वो जो सोल्यूशन आता है जिसको वो सूंघते हैं। तो जब उनका दिमाग स्तंभ हो जाता है, सुध बुध खत्म हो जाती है, तो सही और गलत के अंदर पहचान खत्म है, तो वो चोरी भी करेगा, वो सब कुछ करेगा। तो इसको गेटवे प्रोडक्ट्स बोला जाता है। गेटवे प्रोडक्ट का मतलब है कि ये और चीज़ों के लिए, मैरिजुआना है, कैनाबिस है, भांग है, चरस है, गांजा है, उनके लिए रास्ता खोलता है। क्योंकि आपने जब सिगरेट पी, आपको मजा ही आना बंद हो जाएगा। आप कहोगे यार मुझे चरस चाहिए, मुझे गांजा चाहिए। एक तो habitual अब जब हो, आप habitual हो गई। हैबिचुअल हो गए, आप फिर क्या करोगे, चोरी करोगे। आप घर में आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी, तो यू टेंड टू बी मोर एग्रेसिव। आप वो करोगे तो आप वायलेंस के ऊपर उतरोगे। आप घर में पैसे मांगोगे। तो एक अभी हाल ही के अंदर न्यूज़पेपर नवभारत टाइम्स के अंदर रिपोर्ट आई अराउंड 5-10 डेज बैक। उसके अंदर वो बच्चा है, वो घर में चोरी कर रहा है। ही हैज़ बिन फोर्स्ड। तो हु इज़ फोर्सिंग हिम टू डू दी चोरी एट होम? Who is forcing him? It is not anybody who is forcing him. It is only that addiction which is forcing him to steal something from the home. अच्छा, जैसे हम नशे की बात कर रहे हैं, तो हाउ यू सी कि पंजाब में कितना चेंज आया है? हाँ। जो भी गवर्नमेंट कह रही है प्लान्स चल कर उड़ता पंजाब। उड़ता पंजाब, हाँ तो हाउ डू यू सी कितना चेंज आया है और क्या इम्पैक्ट है उसका? सर, देखो, गवर्नमेंट अपनी तरीके से काम कर रही है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो मैं आपको बताता हूँ, मैं भी पंजाबी हूँ, पंजाब से मैं बिलोंग करता हूँ। जो मेरी रूट्स है वो पंजाब से जुड़ी हैं। हाँ। तो पंजाब के अंदर जो माँ बाप होते हैं ना, उनका 2 सपने होते हैं। पहला सपना होता है कि नशे की लत ना पड़े, और दूसरा सपना होता है कि पंजाब से बाहर विदेश चला जाए। कनाडा। कनाडा नहीं सर, कनाडा, हाँ, कनाडा जाना है। ठीक है, अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है। उसी की वजह से सर कबूतरबाजी इज रैम्पेंट। हाँ। जो डंकी मूवी बनी, आप देखो, उड़ता पंजाब मूवी बनी, कि चिट्टा वे अंदर दा कुत्ता अज कड्डिए। तो ये सब चीज़ें दिखाई गई जो कि काफ़ी रियलिटी है। तो आई थिंक इसके अंदर सर देखो, मैं हर बार ये बात बोलता हूँ कि जब आप उस प्रोडक्ट को, जब वो अवेलेबल है, तब आप वो एक्सट्रीम लेवल तक जब पहुंचता है, जब पहली बार वो लेता है, तो उसका आइडेंटिफाई करना है। सपोज लेट्स से कि मैंने मान लो लेना शुरू किया, तो आप मेरे सपोज पेरेंट्स हैं, तो आप मेरे बिहेवियर के अंदर ना थोड़ा सा चेंज देखोगे। तो उस समय पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है मारना नहीं, डांटना नहीं, आइडेंटिफाई करना कि क्यों, क्या रीज़न है कि आज थोड़ा सा रुख बदला है, इसका मिजाज जो है ना वो बदला है। तो उस समय अगर आप इंटरवीन करते हो तो उसको इस लत से निकाल सकते हो। और उस लेवल के सेंटर्स नहीं हैं इंडिया के अंदर। उसी लेवल के ऊपर, ग्राउंड लेवल के ऊपर भारत सरकार को, पंजाब सरकार को काम करने की आवश्यकता है। मैं ना अभी रिसेंटली वेंट समवेयर, तो डिनर पे गए थे, तो मतलब ऑन द टेबल जस्ट साइड ऑफ मैन, मतलब कपल बैठे हुए थे, तो दे वर एल्डरली थोड़ा, तो दे वर डिस्कसिंग अबाउट देयर चाइल्ड कि भाई 60 लाख का पैकेज हो गया है, अब इसको ये लग रहा है कि 60 लाख का पैकेज सफिशिएंट है, ही शुड गो टू 1.5 CR का पैकेज, कुछ भी नहीं है, पुश करो। तो मे बी
a pressure from the peer pressure pressure from the society, peer pressure. जो आपने मेरे से पूछा कि why they take up smoking, तो कई बार क्या होता है कि ग्रुप ऐसा होता है कि जिसके अंदर आप उनके प्रेशर से आप स्मोक करते हो, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए एक्सपेरिमेंटल स्मोक. लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशंस है अपने आप से, सोशल इनसिक्योरिटीज, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इनसिक्योरिटीज, जॉब इनसिक्योरिटीज, बॉडी शेमिंग. मुझे अपने अंदर मेरे बाल पसंद नहीं है, मेरे को अपना चेहरा पसंद नहीं है, मैं इसकी कॉस्मेटिक सर्जरी करवा लेता हूँ, मैं अपने नाक की शेप दे लेता हूँ, मेरे लिप बड़े हैं, छोटे हैं, मेल बूब्स, इट इज़ वेरी कॉमन. मेल बूब्स आ गए, बंदे को लगता है कि यार मैं अच्छा नहीं लग रहा, मैं फीमेल के सामने खड़ा नहीं होऊंगा. तो इट इज़ ऑल इन द साइकोलॉजिकल, एंड वी हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अस, फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम वेयर वी आर स्टेइंग एंड वेयर वी आर लिविंग. तो इसीलिए उसके प्रेशर की वजह से ही बंदा ना उस रास्ते पे चलता है, उसको पता ही नहीं चलता. और एक ही चीज़ है, मुझे बताओ, अगर आप सपोज आपने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है और आप गलत राह पे पहुंचे, आपने एक रास्ता गूगल के मैप को फॉलो किया और आपने गलत ले लिया, तो आप जैसे ही वो करते हो तो वो मैप रीरूट करता है. दैट इज अ वार्निंग साइन ना कि उतर जाओ, नहीं तो पता लगे 10 किलोमीटर और आपको अंदर जाना पड़ेगा. तो मैं कह रहा हूँ जब बिगिनिंग से आप उस रास्ते में एंटर करते हो, दैट इज अ चेक पॉइंट, क्योंकि आपको खींचना बड़ा आसान है. अच्छा, ये मे बी वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ कंट्रोल, विल पावर, है ना. टू बी दैट मच स्ट्रॉन्ग इनसाइड कि भाई मैं विल पावर में इतनी स्ट्रॉन्ग हो या फिर मैं इतना कंट्रोल कर पाऊँ अपने आप पे, तो आई शुड बी मेंटली एक्टिव टू एक्सटेंड. ठीक है, तो बीइंग मेंटली एक्टिव, स्लीप का कितना बड़ा रोल है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सर. अब आप देखो सर, जब से ह्यूमन एवोल्यूशन हो, या एडम और ईव की भी बात करते हैं लोग, तब से एक चीज़ नहीं बदली, इंसान अपनी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा सिर्फ सोने में लगाता है. और आप देखो जितने मोबाइल्स हैं, गैजेट्स हैं, ये सब हैं, अब आपके पास 24 घंटे हैं काम करने के लिए. सपोज आपका 8 से 10 घंटे, 12 घंटे ऑफिस, आपका ट्रैवलिंग टाइम, आपके रिचुअल्स, आपका फैमिली टाइम. अब जब आप सोते हो बेड के ऊपर, जब लेटे होते हो, तो आप कहते हो ये मेरा मी टाइम है. दैट इज़ नॉट योर मी टाइम, दैट इज़ योर स्लीप टाइम. दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि लोग 6 से 8 घंटे की नींद कितनी लेते हैं लोग. आजकल के बच्चे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे. अच्छा, जो नाइट टाइम वर्कर्स हैं, जो सैटरडे संडे वीकेंड्स होते हैं, जिनको आप स्लीप को एक्चुअली में वापस ले सकते हो, मतलब लेट्स से कि आपका वर्क शेड्यूल ऐसा है कि आप रात को 12 बजे आते हो, सुबह 6 बजे चले जाते हो, यू आर नॉट गेटिंग इनफ टाइम. अब वीकेंड्स की जो आपकी फ्राइडे, सैटरडे की, जो संडे की जो स्लीप है, तो आप उसको कहीं ना कहीं रिप्लेनिश कर सकते हो, उस भंडार को भर सकते हो. लेकिन कोई नहीं करना चाहता. सब रील्स देखते हैं, सब नेटफ्लिक्स देखते हैं, सब अमेजोन देखते हैं, सब उस पर हुक्ड अप रहते हैं, और एक्चुअली के अंदर वो और उसको ख़राब करते हैं. अच्छा, एक बात और, जैसे सर एक चीज़, आपने सुना जेट लैग? जेट लैग. जेट लैग सुना? जेट लैग होता है जब आप एक कंट्री से दूसरी, एक सोशल जेट लैग है. एक सोशल जेट लैग. व्हाट इज सोशल जेट लैग इज? सोशल जेट लैग इज रात को आप आते हो ऑफिस से 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे सो रहे हो. अब वीकेंड्स है, आपने मुझे फ़ोन किया कि डॉक्टर भाटिया आज आज पार्टी करते हैं, आज मस्ती मारेंगे. डॉक्टर भाटिया आपके पास पहुंचे, डॉक्टर भाटिया आपने देखा, अरे भाई सुबह 4 बज गए यार. अब अगले दिन आपको जेट लैग होगा, आपने नींद नहीं पूरी करी. दिस इज कॉल्ड सोशल जेट लैग. एवरीबडी इन मेट्रोज सब ग्रस्त है सोशल जेट लैग से. अच्छा, जैसे कि हम स्लीपिंग पैटर्न की बात कर रहे हैं, हाउ मच आवर ऑफ स्लीप इज, क्योंकि बहुत इस पे ना डिबेट है कि भाई 5 घंटे बहुत है, 6 घंटे बहुत है. कोई कहता है मोदी 4 घंटे सोते हैं तो हम भी 4 घंटे सोएंगे. सुबह 4 बजे उठना चाहिए कि 5 बजे. और मल्टीपल मतलब डिबेट्स भी हैं कि हाउ कैन आई फाइंड माई राइट टाइम ऑफ स्लीप एंड राइट टाइम ऑफ वेकिंग अप. इस पे क्या आपका हुआ है? सर सबसे पहले तो 6 से 8 घंटे की स्लीप जरूरी होती है हर एज ग्रुप के अंदर. स्लीप के बहुत सारे पार्ट होते हैं, वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल. सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो ऐसी स्लीप जो आपकी बॉडी को चार्ज करती है. जब आपकी बैटरी, फ़ोन की बैटरी चार्ज करते हो, वैसे स्लीप आपको चार्ज करती है. उस पार्ट को डीप स्लीप बोलते हैं. वो आपकी सबसे, उसके अंदर एक ही चीज़ होती है, आपकी बॉडी पैरालाइज होती है, आपका दिमाग काम कर रहा होता है. तो आप कितनी जल्दी उस डीप स्लीप में जाते हो, आप, इसका मतलब यह है कि जब आप 8 घंटे की नींद लेते हो तो करवटें बदलते रहे सारी रात हम. ठीक है, मतलब आप कितनी जल्दी उस स्लीप में जाते हो ये आपकी दिनचर्या पर डिपेंड करता है. आप क्या खा रहे हो उससे पहले उसके ऊपर डिपेंड करता है.
दूसरा, कुछ स्लीप रिचुअल्स आपको फॉलो करने हैं, जैसे कोल्ड शावर है, जैसे कॉफ़ी वॉफ़ी टी का इंटेक 3-4 बजे के बाद आपको नहीं लेना चाहिए। रात को आपको लाइट मील लेनी चाहिए, लेकिन हमारे पास तो ज़ोमैटो है, हमारे पास तो स्विगी है, हम रात को 12 बजे तो मैगी खा रहे होते हैं, हम रात को 1 बजे, हम रात को 24/7 वी हैव गॉट द स्टोर्स एंड वी आर ऑर्डरिंग द कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक के अंदर भी कैफीन है, आपके सिस्टम को टेम्प्ट कर रहा है। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्लीप स्केड्यूल इज इंपॉर्टेंट। अब स्लीप स्केड्यूल का सिंपल मीनिंग है, एक आदमी कहता है कि 8 घंटे की नींद लेनी है, वो कहता है कि भाई मैं रात को 10 बजे सोता हूँ, सुबह 6 बजे उठता हूँ। दूसरा कहता है मैं सुबह 4 बजे सोता हूँ, दोपहर को 12 बजे उठता हूँ। वो कहता है सर मैंने भी तो 8 घंटे की नींद ली है, बट आपकी 8 घंटे की नींद सूरज की नींद के ऊपर निर्भर नहीं है, क्योंकि सूरज देवता तो अपने टाइम पे आएंगे, अपने टाइम पे जाएंगे। तो आपकी जो बॉडी की क्लॉक है वो सूरज की क्लॉक के ऊपर निर्भर करती है, जिसको सर्केडियन रिदम कहते हैं, विच इज़ वेल डॉक्यूमेंटेड इन ऑल द लिटरेचर्स। हमारे जो वेद्स हैं, जिनको वेदा, इवन इस्लाम के अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर, आप कोई भी चाहे सिखिज्म कह लो, सब के अंदर वो लिखा गया कि कितने घंटे की आपको स्लीप लेनी है। तो इसीलिए स्लीप स्केड्यूल इज़ इम्पॉर्टेंट। टाइमली सोना, टाइमली उठना, इसी में सबकी भलाई है, क्योंकि आपको अगले दिन के लिए चार्ज करती है। अगले दिन आपको काम करना है, आपको कॉग्निटिव डिक्लाइन, आपका माइंड शार्प होगा, आप बेटर तरीके से वर्क करोगे, नहीं तो अगले दिन पूरा दिन आप सोओगे। अच्छा एक बात और, काफ़ी लोग जो सोते हैं वो वॉचेस पहन के सोते हैं, स्मार्ट वॉचेस, और मॉर्निंग उठ के चेक करते हैं कि कितने घंटे की डीप स्लीप मेरी। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। हाउ डू यू सी दैट पर्टिकुलर? सर इसको एक्टिग्राफी बोलते हैं। हाँ, मैंने भी, इवन आई एम वेयरिंग द स्मार्ट वॉच, इसको एक्टिग्राफी बोलते हैं। एक्टिग्राफी के अंदर पीपल टेंड टू मॉनिटर देयर स्लीप क्वालिटी एंड इट इज एक्चुअली हेल्पफुल। ओके, लेट मी टेल यू, इट इज एक्चुअली हेल्पफुल। और उसका इम्पॉर्टेंटली क्या होता है कि जैसे कई लोग खराटे मारते हैं, तो वो आपकी बताता है कि आपका स्ट्रेस लेवल क्या था, क्योंकि कुछ स्मार्ट डिवाइसेस हैं आपकी स्लीप की क्वालिटी को, आपकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को, आपके VO2 को, आपकी पल्स ऑक्सीमेट्री, आपके पल्स को, आपके जो सैचुरेशन लेवल होता है, जो ऑक्सीजन देखते हैं, तो इट मॉनिटर्स योर, क्योंकि स्लीप के ऊपर आपकी ओवरऑल हेल्थ डिपेंडेंट है। Okay. आपको चार्ज करता है ना सर। तो आपने देखा होगा ना, मोबाइल के अंदर आप चार्ज करते हो, अब पहले मोबाइल ना 100% चार्ज होता, तो लोग लगाते थे पूरी रात, वो कहते थे बैटरी खराब होती है। अब मोबाइल के अंदर ना वो आ गया कि 90% के बाद ऑटो कट हो जाएगा। रहता है। तो आपकी बॉडी के अंदर भी एक मैकेनिज्म है कि जब आप सो रहे होते हो तो अगले दिन के लिए चार्ज करते हो, और आप देखो एक दिन की अच्छी नींद लो, अगले दिन आपकी प्रोडक्टिविटी बेटर होगी। अच्छा, सम पीपल स्नोर व्हाइल दे स्लीप, सो जिसका रीज़न क्या है? मतलब क्या किसी चीज़ का ये एक तरह सिम्टम है या फिर एक कहते हैं ना सिग्नल है बॉडी का, एंड हाउ कैन इट बी रिड्यूस्ड? सर सिंपल, अगर स्नोरिंग पैथोलॉजी की मैं बात कहूँ, आपके नाक से लेके गले के बीच में कहीं पर भी रुकावट होगी तो इट विल प्रोड्यूस अ साउंड, जिसको हम स्नोर बोलते हैं। आपने बांसुरी देखी है? बांसुरी के अंदर आप जब उनको पोर्स को, जो छेद होते हैं, उनको दबाओगे तो साउंड आएगा। स्नोरिंग इज जस्ट अ साउंड। जब जहाँ पर भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी, जहाँ पर भी रुकावट होगी, पार्शियल रुकावट, पूरी रुकावट नहीं, पूरी रुकावट होगी तो साउंड बंद हो जाएगा, पार्शियल रुकावट होगी तो वो होगा। उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे हमारे नाक की हड्डी टेढ़ी होना, नाक के अंदर पॉलिप्स होना, कई लोगों को टॉन्सिलाइटिस होते हैं, कई लोगों को एडिनॉइड्स होते हैं। आपने बच्चे देखा होगा, आजकल बच्चे भी खराटे मारते हैं, गर्दन के अराउंड फैट आ जाना, डबल चिन हो जाना। तो ये लाइफस्टाइल, आपने क्या खाया पूरा दिन, आपने लेट नाइट ईटिंग करी, तो ये सारे उस पर डिपेंडेंट है। और काफ़ी हद तक जो स्नोरिंग है वो क्योरेबल है, आप उसको क्योर कर सकते हो। बट कुछ स्नोरिंग से कुछ बीमारियां लगती हैं, जिसको ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं, हार्ट अटैक होता है। तो आपको स्क्रीनिंग करवानी है, आपको अपने डॉक्टर के पास। आप इमेजिन करो, मेरे पास पेशेंट आता है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, उसका कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझे बोलता है डॉक्टर साहब मेरा कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं ना खराटे बहुत मारता हूँ। मैं कहता हूँ अपनी नींद की क्वालिटी ठीक कर लो, आपकी शुगर अपने आप ठीक हो जाएगी। क्योंकि उस समय कुछ हार्मोन्स आपकी बॉडी के रिलीज़ होते हैं, जिससे आपकी बॉडी अपने आप को ठीक करती है। तो वो जब आपको नींद नहीं मिलेगी तो वो आपको मिलेगा ही नहीं। अच्छा, एज हमने भी डिस्कशन करा स्लीप के ऊपर, वेकिंग टाइम पे भी डिस्कशन हुआ, स्लीप आवर्स पे भी हुआ। मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो एयर क्वालिटी इज मच मोर बेटर, 5:36 विच एवर सूट्स एट टाइम, है ना? तो उस टाइम पे उस एयर में वॉक करना, जॉगिंग पे जाना, या उस एयर में ब्रेथ एक्सरसाइज करना या योगा करना इन द ओपन एयर ऑब्वियसली, उसका क्या इंपॉर्टेंस है यार? क्या सर बड़ा इंपॉर्टेंट है।
उस समय, क्योंकि मॉर्निंग के अंदर एयर क्वालिटी, बट सर्दियों में हम लोग रेकमेंड नहीं करते, क्योंकि उस समय क्या होता है कि जब आपका टेम्परेचर लोएस्ट एट अराउंड 4 o'clock, उस समय आपका जो क्या होता है कि जो डस्ट है वो ऑल पाइल्ड अप, जैसे आपने देखा होगा ना अक्टूबर नवंबर के महीने के अंदर जब दशहरा आता है, दिवाली आती है, तो उसके अंदर AQI लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो वी यूजुअली सजेस्ट पीपल टू नॉट टू गो फॉर द वॉकिंग एंड दी डू दी आउटसाइड एक्टिविटीज़, बट इट इज़ रिकमेंडेड दीज डेज, इट इज़ एयर क्वालिटी इज़ बेटर, बट हालांकि स्टिल इट हॉवर्स अराउंड 120 130, दिल्ली में तो ये नॉर्म ही हो गया। तो उस समय क्योंकि क्या होता है उनकी बॉडी में जब वो एयर डीप ब्रीदिंग करेंगे तो जो वो टॉक्सिक केमिकल है वो अंदर जाएंगे, तो विच विल कॉज द इन्फ्लेमेशन। जब वो इन्फ्लेमेशन होगी तो उससे उनको बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा है। बट बेस्ट टाइम टू डू एनी एक्सरसाइज एनीथिंग इज डेफिनेटली मॉर्निंग। Yes. अच्छा, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, एज वी आर ऑन द सोशल प्लेटफॉर्म, तो हम तो और अवेयर है इस बात को लेकर। जब सोते हैं रात को तो ऑलमोस्ट एवरी वन हैज़ द फोन, है ना, दे स्क्रॉल अराउंड रील्स, एक रील 2 रील 100 रीलें भी आती देते पता ही नहीं चलता। उसका एक तरीके से डिजिटल चीज़ है विच इज़ कमिंग इन नाइट बिफोर योर स्लीप। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द डिजिटल एरा और दैट पर्टिकुलर रील सेशन ऑन दी स्लीप? सर देखो, एक तो इट इज़ यू आर कंज्यूमिंग, क्योंकि आप जब रील्स देख रहे हो तो AI है, AI कर रहा है जो आपका दिमाग है ना। आपने एक रील को लाइक किया तो वो इमीडिएटली परमुटेशन एलॉग्रिथम है इंस्टाग्राम का, यूट्यूब शॉर्ट्स का, कि जैसे ही आपने एक को लाइक किया वो दूसरा अपने आप उसी रील को प्रेजेंट कर देगा, आप करके देखना। तो बेसिकली व्हेन समथिंग इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट इज योर टाइम। सो आपको पता ही नहीं चलेगा 12 बजे से लेके सुबह कब 4 बज गए। तो अब आपने सुबह तो 6 बजे आपने ऑफिस जाना है, क्योंकि ऑफिस में जो बॉस है या कोई काम है वो आपको थोड़ा ना सुनेगा कि आपने सारी रात रील देखी। क्या देखा? तो अल्टीमेटली आपकी स्लीप, यू आर स्लीप डेप्राइव्ड। जब आपकी वर्क अगले दिन की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी आपकी ख़राब होगी। और दूसरा आपकी नींद, अब लोग क्या करते हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब मैं सोता हूँ, मुझे नींद नहीं आती तो मैं मोबाइल देखता हूँ। अच्छा, मोबाइल रख दिया, फिर नींद नहीं आ रही, फिर देखा, फिर नहीं आया, फिर उसको किया। अब मोबाइल के अंदर जो लाइट होती है वो आपके ब्रेन को एक्टिवेट करती है, जो कि आपको सुलाने से दूर ले जाती है। इमेजिन, फिर आपने मोबाइल देखा, फिर रखा, फिर मोबाइल देखा, फिर देखा, अब आप कहाँ सो रहे हैं? क्या आपने वो रिचुअल्स परफॉर्म किए? लोग कहते हैं कि आपको 9 बजे के बाद मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्या आपने वो रिचुअल्स फॉलो किए? आपने देखा होगा ना मोबाइल के अंदर ब्लू लाइट फिल्टर है, वो ब्लू लाइट फिल्टर आपके ब्रेन में जाता है और आपको जगाने की, वो कहता है कि भाई जाग जा, तू जाग जा। तो आप उस ट्रैप में फंसे हुए हो और आप निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जो ये फ़ोन है, मतलब काफ़ी लोग रात को सोते टाइम ईयरफोन्स लगाते हैं कान में, गाने सुनते सुनते सोते हैं। उसका क्या इफेक्ट हो सकता है? सर देखो, इट्स अ गुड थिंग। आई थिंक आपको स्क्रीन टाइम अपना लिमिटेड करना चाहिए। तो यू कैन लिसन, जो इसको स्लीप रिचुअल्स बोलते हैं। स्लीप रिचुअल्स के अंदर यू कैन लिसन टू द म्यूज़िक, सूदिंग म्यूज़िक। जब आप किसी स्पा में जाते हैं तो आपने देखा होगा ना कि उसके अंदर वर्ड्स नहीं होते, इट इज़ जस्ट द म्यूज़िक। तो कुछ आपके ब्रेन को शांत करने का भी म्यूज़िक आता है, तो यू कैन लिसन टू द म्यूज़िक। जो रिचुअल्स है, कहते हैं कोल्ड शावर ले सकते हो गर्मियों में, आप डीकैफिनेटेड कैमोमाइल टी आती है वो ले सकते हो, 1-2 बाइट आप डार्क चॉकलेट की ले सकते हो, क्योंकि वो दैट हेल्प्स यू टू स्लीप। को कुछ केमिकल रिलीज करता है विच इवेंचुअली हेल्प्स यू टू स्लीप वेल। पिस्ता लोग लेते हैं, कई लोग मेडिटेट करते हैं, कई लोग नॉवल पढ़ते हैं। आप नॉवल भी पढ़ सकते हो सर। तो और एक बड़ी सिंपल, एक अमेरिकन स्लीप एकेडमी बोलता है आपको जब बेड पे जाना है तो 2 रिचुअल्स के लिए जाना है। एक तो सेक्स करने के लिए और एक स्लीप करने के लिए, सोने के लिए। आपने अगर 20 मिनट तक आपको नींद नहीं आई तो आपको उठ जाना है। आपको कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है, गो फॉर अ वॉक, टॉक टू योर फैमिली मेम्बर्स, रीड आउट अ नॉवल, लिसन टू द म्यूजिक, ताकि वो स्लीप रिचुअल्स फॉलो करने हैं ताकि आप सो सको। अच्छा, सॉरी कुछ बोल रहे थे। अब हम बेड पे रुकते हैं। आपने देखा होगा एक कंपनी है, वो क्या कर रही है, बेड के ऊपर ना गद्दे लगा रही है। वो कह रही है इसके ऊपर लैपटॉप के ऊपर काम करो। अच्छा, बेड के ऊपर सारी चीजें अवेलेबल हैं। बेडरूम से लोग थैला लटकाते हैं, ब्लिंकिट का ऑर्डर नीचे से लेते हैं, ऊपर डायरेक्ट ऊपर, चलो भाई बेड पे बैठ के खाएंगे। तो इमेजिन कि व्हाट बेड इज बीइंग यूज्ड फॉर। तो
एक चीज़ जो ऑब्जर्व मैंने करी है, मतलब इफ़ अ मैरिड कपल इज स्टेइंग टुगेदर, तो वो रात को टाइमिंग मिसमैच की वजह से साथ साथ में नहीं सोते, ठीक है। दैट इज टर्म शायद स्लीप डाइवोर्स, है ना। हाँ, sleep एंड divorce. वहीं पर जो कुछ कपल्स हैं, दे स्लीप ऑन वीडियो कॉल टुगेदर। हाउ यू सी इट? सर देखो, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ ना, भेड़ चाल है हिंदुस्तान में। अब लोग ना बड़ी फैंसी फैंसी टर्म्स यूज करते हैं, जैसे जेनजीज। हाँ, Gen Z. आजकल बड़े वो फैंसी टर्म्स है ना, जमाना आ गया है, हमें लगता है भाई हमें तो पता ही नहीं है। तो सेम ऐसे स्लीप डाइवोर्स किया। अब क्या होता है कि इसका जो वो उन्होंने बनाया टर्मिनोलॉजी, उसका पर्पस ये था कि हस्बैंड और वाइफ का स्लीप शेड्यूल डिफरेंट है। सपोज वाइफ जल्दी आती है सुबह, मतलब जल्दी सोती है, सुबह जल्दी जाना होता है। हस्बैंड लेट आता है, सुबह लेट जाना होता है और खराटे मारता है। 50 अदर रीजन है, तो वो कहते हैं भाई हम अपने अपने बेड पे सोएंगे। मुझे बताओ कि अगर वो अलग अलग ही सोएंगे तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ही क्या है? आप सेक्स करते हो, आप कोजी होते हो एक दूसरे के, आपको एक पार्टनर मिलता है जिसके साथ आप देखो, टच थेरेपी है। आपको पता है लोग ना ब्रीदिंग टेडीज यूज कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ब्रीदिंग टेडीज का मतलब वो कुछ नहीं करता, मैं अकेला रहता हूँ। जो सिलिकॉन जो वैली है इंडिया की, जैसे उसके अंदर अगर मैं बोलूँ तो गुड़गांव है, ग्रेटर नोएडा है। नोएडा में जो आईटी प्रोफेशनल जो कि दे लिव अलोन, उनको क्या है कि डिप्रेशन होती है। वो क्या करते हैं, ब्रीदिंग टेडीज को अंदर बाहर, वो टेडी है नॉर्मल, 200 रुपये का टेडी मिलता है, उसके अंदर मोटर लगा दी है जो कि सांस लेता है। तो आप अपनी छाती से लगा के उसको हक करके सोते हो, तो उससे क्या होता है, आपको फीलिंग आती है कोई आपके साथ सो रहा है। और दूसरी तरफ है स्लीप डाइवोर्स। आपकी बीवी है, आप उसको बोल रहे हो कि मैं तो तेरे को डाइवोर्स दे रहा हूँ, आज तेरे साथ नहीं सोऊंगा जी, मेरे को नींद पूरी करनी है। और एक था कि जब आप एक दूसरे से कडलिंग करते हो, इमेजिन इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। आपका बच्चा जो होता है, जब आपके साथ वो गले मिलके सोता है तो आपको नींद अच्छी आती है। कहते ना यार मैं अकेला, तो वेयर वी आर गोइंग राइट नाउ, हम कहाँ, ये दुनिया हमें कहाँ ले जा रही है, जस्ट टू प्रूव एट पॉइंट कि भाई मेरे को स्लीप डाइवोर्स चाहिए। लोग कपल मेरे पास आते हैं, न्यूली मैरिड कपल, सर मैं उसे कहता हूँ कि भाई हाउ इज योर लाइफ, सेक्स लाइफ? सर वी हैव बीन स्लीप डाइवोर्स फ्रॉम द लास्ट 7 days। अरे भाई तुम सेक्स मत करो, तुम कम से कम साथ तो सो जाओ। अच्छा, इज देयर अ डिफरेंस इन इंटीमेसी एंड सेक्स? सर इंटीमेसी इज, देयर इज अ डिफरेंस। ये है कि सेक्स इज प्योरली सेक्स, आप इंटीमेट होते हो, आप टच करते हो, एक दूसरे को कडल करते हो, एक जो जिसको कहते हैं ना कि फोर प्ले, तो फोर प्ले इज अ पार्ट ऑफ इंटीमेसी। तो फॉर अ रिलेशनशिप which is more important, intimacy सर or आई sex? थिंक बोथ ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट मुझे लगता है कि कई बार कुछ सिनेरियोज होते हैं विच यू कैनॉट प्रॉबेबली इंडल्ज इन द मेन थिंग। तो मे बी यू इंटीमेट, यू टच, यू हग ईच अदर, यू किस ईच अदर, तो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। और सर वो ना आपको एक सोशल, आपको सेटिस्फेक्शन देता है। देखो अगर हम सेक्स जो है ना, इट इज़ जस्ट हार्डली मे बी 5 minutes, 5-7 minutes, 10 minute maximum process, it doesn't last long, but the intimacy, the cuddling and the other thing which you do with your wife, जब आप इंडल्ज होते हो ना, तो that gives you the feeling of something, आपको अंदर से अच्छा लगता है। तो it is very very important, you should have a cordial relationship with your wife। आप उससे डिस्कस करो, एंड इफ एट ऑल यू आर फेसिंग सम काइंड ऑफ इश्यूज, यू डोंट वांट टू स्लीप विद हर, तो आई थिंक उसको एड्रेस करो, उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करो। Newly married couples, arranged marriage, this happens a lot in arranged marriage, I've seen many of the cases, है ना। उसमें शादी होती है and there has not been any bond, है ना। तो उस केस में आप तो डॉक्टर होंगे, बेहतर इन केसेस को देखते होंगे कि उनको फिजिकल इंटीमेसी में इशू आते हैं, ठीक है, एंड देन दे कनेक्ट टू सम डॉक्टर। इन दैट केस व्हाट शुड दे डू? देखो अगेन कि पहले तो ये वी नीड टू एड्रेस कि क्या व्हाट दे आर फेसिंग, क्या उनका कुछ, अब देखो जैसे बॉडी ऑर्डर की स्मेल आ रही है, आप, बिकॉज मैं बता रहा हूँ ना कि इट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू, बिकॉज द व्हेन यू आर डूइंग एक्चुअली सेक्स विद योर वाइफ, इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी, और आपको ना उसमें सबसे पहले आपको ईज होना पड़ता है। नाउ यू आर प्रोफ्यूजली स्वेटिंग, आप स्वेट कर रहे हो, गंदा आपके अंदर से स्मेल आ रहा है। अच्छा, द पार्ट इज नॉट बीइंग क्लीन प्रॉपरली, आप कर रहे हो, आपके पता लगे वहाँ पर आपकी स्मेल आ रहा है, तो वो सारी की सारी ना इट विल, जैसे मेरे पास एक फीमेल आती थी, तो वो ये कहती थी कि मेरे हस्बैंड के मुंह से बहुत गंदी स्मेल आती है, तो आई डोंट फील लाइक हैविंग सेक्स विद हिम। तो दैट इज़ वन पार्ट। कुछ कहती है जो उसके प्राइवेट पार्ट है, व्हेन एवर वी हैव अ सेक्स, तो जब सेक्स करने के बाद में वो प्राइवेट, तो मेरी मतलब जो मेरी जो वेजाइनल एरिया है, इट स्टार्ट्स ईचिंग लाइक एनीथिंग,
तो बाद में जब हमने प्रॉब्लम एड्रेस की तो हस्बैंड हैज गॉट दी फंगल इन्फेक्शन। तो फंगल इन्फेक्शन जब हमने ट्रीट किया तो वो दैट प्रॉब्लम। सो आई थिंक इंडिया के अंदर अवेयरनेस इज बीइंग नाउ इट इज बीइंग देयर, तो पीपल आर ओपन टू डिस्कस अबाउट देयर सेक्सुअल लाइफ विद द डॉक्टर्स और विद द काउंसलर्स। सो नाउ दे आर मोर ओपन, बट मेट्रो में है, अगर रूरल में तो हो भी नहीं रहा। तो इमेजिन तुम अल्कोहल पी के आए, तुमने सडनली अगर अपनी वाइफ के साथ वो सब किया, एंड कई बार आपने मूवी में देखा होगा कि मूवी में जो सिर्फ कर रहे हैं तो उनको लगता है कि इंटीमेसी है ही नहीं है, इट इज नो, देयर इज नो फॉर प्ले, दे जस्ट मीन बिजनेस ओनली कि भाई एक काम किया, तो वो कब तक होगा? इट विल नॉट लास्ट लॉन्ग ना। तो समहाउ जो विमेन है वो रेसिस्ट करेगी। अच्छा, कभी बंदे का मन है, बंदी का मन नहीं है, दैट ऑल नीड्स टू बी कंसिडर्ड। ओके, थैंक यू सर। मतलब इट हैज़ बीन कहते ना कि बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव सेशन रहा आपके साथ टू अंडरस्टैंड द इनसाइट्स ऑफ मल्टीपल इश्यूज, वेदर इट वुड बी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या सेक्सुअल लाइफ और फिजिकल हेल्थ, COVID-19, and moreover we discussed about the smoking and alcohol content on the World Non-Tobacco Day, and that has been a whole limelight of this podcast. तो काफ़ी एक इंसाइटफुल ना एक वो मिला, अंडरस्टैंडिंग मिली कि भाई किस चीज़ के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या क्या मिथ्स हैं जो मार्केट में है, एंड पीपल आर फॉलोइंग इट, ठीक है, एंड हाउ टू ब्रेक दैट, हाउ टू क्रिएट अ लाइफस्टाइल, हाउ टू रिएक्ट टू अ physical problem or a health problem. We covered the body shaming wala issue in this, and how to stand against the social pressure. Yes, peer and, pressure. Peer pressure, and how not to get into the race of social acceptability. Yes. That was the main crux of this whole Thank you. episode, this podcast, and बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस एपिसोड में हमारा साथ देने के लिए। थैंक यू। और जल्द मिलते हैं ऐसे ही एक और एपिसोड में। मैं भी आपको मैसेज देना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को, जो बिज़ बैरागी है, बहुत ही बढ़िया मज़ा आया इनके साथ मुझे इंटरेक्ट करके, तो इनको सब्सक्राइब करिए, इनको लाइक करिए, और आप बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करिए, और बहुत आपके पास कंटेंट आने वाला है, और आगे भी हुक टू द चैनल, we have got lot of things for you, so thank you. Thanks a lot. Thank you sir. Thank you.